शुभारंभ करें फिर अब, हैं? जो जो बोर्ड पे जाएगा वो आपकी कॉपी में जाना चाहिए, ठीक है सब कुछ। आइए चलिए, जय हो। राजनैतिक सिद्धांत, और आज हम लोग इसकी पहली क्लास ले रहे हैं और बकायदा हम अर्थ से शुरू करेंगे। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत समझते हुए आपके पास राजनीति की अच्छी समझ होनी चाहिए और साथ ही साथ राजनीति के माध्यम से आपको सिद्धांतों की एक अच्छी समझ को विकसित करना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अंग्रेजी में कुछ लिख रहा हूं, तो एक ही पन्ने पर देखो सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। जैसे ही आपने पन्ना बदला, आपने पूरे आर्ग्यूमेंट्स को एक पे निपटा दिया। ये 50 पेज का नोट्स है। फिर आपने आर्ग्यूमेंट बदला, अगले 30 पेज पे आपने ये इन काम को कर दिया एक ही पन्ने पर। यानी आपको सारांशित रहना है, ठीक है। सारांश नहीं रखोगे तो आप बहुत बुरा फंस सकते हैं, है ना। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और आज आपकी मेरे साथ पहली आरंभिक कक्षा का जो पहला पॉइंट है कि कैसे हम इस टॉपिक की समझ को विकसित करते हैं, वो काम हमें आगे कर लेना है। और 10 बज के मेरी घड़ी में हो रहा होगा 10:10 है ना, 10:10 हो रहा है। तो हमारे पास हमें 12 बजे तक इसको करना है। आज हम 12 बजे तक इसकी पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे से। आज आप लोग जान लीजिए, आप राजनीति की सारी समझ लेके यहां से जाने वाले हैं। आप राजनीतिक सिद्धांत की भी एक आरंभिक समझ लेके जाने वाले हैं। आपका ये जो अर्थ है ना, ये आज खत्म है और शनिवार को सारे उपागम खत्म, ठीक है। ऐसे ही कोर्स बढ़ेगा। शुरू करें फिर। चलिए देखिए, पहला बिंदु जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, मनुष्य के अस्तित्व के, आपके एड में मिलेगा एक लाइन, अंतिम पेज पर आई अपने लर्निंग एड के। मनुष्य के अस्तित्व के दो बड़े पहलू है ना, और राजनीतिक सिद्धांत के बीच संबंध, विवेक एवं इसका गतिविधियों के माध्यम से अभिव्यक्ति, है ना। यानी मान लीजिए, यानी यदि हम शुरू करते हैं मनुष्य की अवधारणा से, मनुष्य के जीवन के दो बड़े पहलू होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ये पहलू होते हैं? पहला कौन सा होता है? जिसे हम कहते हैं विवेक। इसे आप कहें तो अंग्रेजी में बोल लीजिए रीजन, और कभी कभी एक शब्द चलता है अंग्रेजी का जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियंस। लोग इसको कई बार कॉन्साइंस भी कह देते हैं, सही और गलत की पहचान कायदे से। और अपने इस विवेक को गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है, एक्टिविटीज के माध्यम से बकायदा अभिव्यक्त करने की क्षमता मनुष्य में होती है। यह हमें मनुष्य बनाता है। यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिसके माध्यम से हम इसको एक्सप्रेस कर पाए, सामने समझा पाए। जैसे बहुत ही सरल, मान लीजिए आपके द्वार के सामने छोटा सा बछड़ा आ जाए, इत्तू सा, है ना। तो उसको देख के आप उसे सीधा डंडा मार के भगा देते हो, या पूछते हो कि माँ रोटी वोटी तो नहीं है, गाय को डाल देता हूं, दे देते हो ना कुछ ना कुछ। मान लीजिए सड़क पे आप चल रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा अचानक से तेजी से रोड क्रॉस कर रहा है, तो आप उसको जाके सीधा पीटने लगेंगे या आप उसे समझाएंगे कि बच्चा रोड है, आराम से चलो? कौन सा ऑप्शन चुनोगे? अरे समझाओगे आराम से, हालांकि मुझे पता है तुम लोग पीट भी दोगे, लेकिन समझाओगे। अच्छा, मान लो आप लोग चल रहे हो सड़क पर और कुछ बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं, किसी छोटा सा जो पिल्ला जिसको बोलते हैं ना, उसको परेशान कर रहे हैं। जैसे मुझे याद है, मेरे चचेरे भाई बहन जो थे, छोटे छोटे जब ये थे, अब तो बड़े हो गए हैं सब, हमारे घर में एक कुत्ता पाला गया था, उसका अंग्रेज नाम रहा, डेविस नाम रहा। मैं समझ क्यों नाम रहा डेविस, बच्चा छोटा सा था वो। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे उठाएंगे, हेलो डेविस, और छोड़ देंगे। डेविस धड़ाम नीचे, फिर ऐसे उठाया, हेलो डेविस, और फिर छोड़ देंगे, डेविस धड़ाम नीचे। तो बताओ आप लोग क्या करते? आप लोग भी उसके में शामिल हो जाते खेलते वेलते, या आप लोग एकदम जाके बोलते कि अरे वो भी जीव है, तुम भी जीव हो, थोड़ा सा परेशान क्यों कर रहे हो उसको, प्रेम से रखो उसको, प्यार से रखो, पालो उसको ध्यान से। कौन सा ऑप्शन होता है? आप लोग भी ऐसे डेविस हैं, जैसे जानते हैं खूंखार बच्चे होते हैं, मैं भी उनमें शामिल था एक जमाने में, ऐसा बच्चा हुआ करता था मैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुएं में जो है कुत्ते का बच्चा फेंक देंगे देखने के लिए कैसे से कर रहा है। बहुत बच्चे ये भी हरकत करते हैं।
तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप जाके उनको रोकेंगे या आप भी उसके शामिल हो जाएंगे? हाँ चलो फेंक दिया जाए, रोकोगे ना। और लेकिन हो सकता है आप लोगों को मजा आए तो आप लोग भी ये करना चाहें। या फिर कभी आपने इससे कभी आप लोगों ने काम किया है, बारिश के मौसम में मेंढक पकड़ा, दोस्त के बैग में डाल दिया? नहीं किया आप लोगों ने काम? अपने शिक्षक से पूछिए। बारिश हो रही है, बेंगा समझते हो तुम लोग? बेंगा एक होता है मेंढक, होता है बड़ा वाला, इतना बड़ा, जो गर्दन इतना बड़ा होता है उसका, ऐसे बैठता है एकदम बॉस की तरह। हम लोग क्या करते थे, उसको पकड़ लेते थे, ऐसे पकड़ा और जाके दोस्त के बैग में डाल दिया। अब वो मान लो खड़ा है या असेंबली में है या अचानक से हिलेगा वो, ठीक है, तो ये क्या है मेरे बैग में, है ना। तो हम लोग इस तरह की बदमाशियां करते थे। अब ये बचपन में समझ आता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, कायदे से आपका विवेक आपको रोकता है ना। आप ये समझ पाते हैं सही क्या है, गलत क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनुष्य और बाकी जानवरों की तुलना में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम इसको बकायदा अभिव्यक्त कर पाते हैं अपनी गतिविधियों से। जैसे हम ये निर्णय ले पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, हम ये निर्णय ले पाते हैं किस हद तक किसी काम को करना चाहिए। आज के समय पर कोई व्यक्ति कितना भी क्रूर हो, कितना भी गलत सोच रखता हो, लेकिन जो मणिपुर में उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, क्या वो उसका समर्थन करेगा? चलिए आप ऐसे मान लीजिए, भारत में राजनीतिक विचारधाराओं के कारण ध्रुवियां बन चुकी हैं, है ना। कुछ लोग किसी एक पार्टी के समर्थक हैं, कुछ लोग किसी दूसरी पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति क्या मणिपुर की घटना को नजरअंदाज कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप चाहे किसी का समर्थन करते हो, आपके मन में प्रश्न आता है ना। और सोचिए 16 दिसंबर दिल्ली में जो भयानक हादसा हुआ था, जो एक स्त्री के साथ एक बलात्कार किया गया, सभी के सभी व्यक्ति सड़क पर आ गए थे कि नहीं आ गए थे कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, और सबने आके आंदोलन किया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि हम मनुष्य में क्या होता है? विवेक होता है। विवेक बहुत बड़ी चीज है, ये बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा। क्या कोई शेर शिकार करने से पहले सोचता है कि अरे कितना प्यारा मेमना है, क्यों मारूं इसको, बड़े वाले को मार देता हूं? क्या ऐसा होता है? या वो छोटे से मेमने को ही ऐसे पकड़ता है? बताइए, शिकार करने से पहले शेर क्या मेमने को बख्श देता होगा कि बड़ा प्यारा सा है, छोटा सा डियर है, छोटा सा बच्चा है, इसको नहीं मारना चाहिए? या उसके लिए सिर्फ एक शिकार है, सिर्फ एक शिकार है। तो क्या आप ऐसे सोचेंगे? मनुष्य में होता है ना कि अरे बच्चे को रोक दो, अरे मत घायल करो। लेकिन अब आप सब जानते हैं मनुष्य भी एक प्रकार के बन चुके हैं, कई प्रकार के हैं। आने वाले टाइम में जानवर होंगे हम लोग। अच्छा, ये सब आगे जाके न हो ऐसी गतिविधियां, प्रशासन को सख्त तो करना ही पड़ेगा। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ जब आप मनुष्य के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे पास दो विचार हैं। जैसे आप में से किस किस ने इंटरस्टेलर नाम के सिनेमा को देखा है? इंटरस्टेलर बहुत कालजयी सिनेमा है वो। इंटरस्टेलर मैं लिख देता हूं, कभी जीवन में आपको मौका मिले तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। और इस फिल्म में एक डायलॉग है जिस डायलॉग से मैं बड़ा प्रभावित हुआ था, और वो आज की क्लास में काम आएगा। आप देखो, ये सब एक्सटेम्पोर होता है, जो चीजें आपको इतना कुछ देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं। इंटरस्टेलर सिनेमा में एक डायलॉग है, वो कहती है अदाकारा कि कायदे से प्रकृति आपको डरा सकती है ना, प्रकृति आपको भयभीत कर सकती है, लेकिन प्रकृति जो है वो क्रूर नहीं होती, इविल नहीं होती है। शेर शिकार कर रहा है तो आपको डर लगेगा, आप घबराएंगे। आपके सामने शेर आ जाए तो आप लोग गाड़ी का शीशा मांगे, हे भगवान हे जय हनुमान, आप लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए आप रात में अंधेरे में कहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे हैं, आप लोग ये मंत्र पढ़ने लग जाएंगे। बहुत लोग करते भी होंगे। गांव में अगर आप लोग रहते होंगे और आपके घर में शौचालय नहीं होगा और लाइट नहीं है, तो रात में टॉयलेट जाना अपने आप में एक टास्क होता रहा, जंग जीत के आ रहे हैं। किस किस ने ये महसूस किया है अपने जीवन में, है ना, कि बकायदा जंग जीत रहे हैं, और सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते होंगे, और उसमें आपके बगल के जो चचेरे भाई बहन या दोस्त हैं वो उसी में ऐसे भी करते होंगे कि थोड़ा डर जाए ये, है। तो प्रकृति क्या है? आपको डराती है, आपको भयभीत कर सकती है, लेकिन प्रकृति क्रूर नहीं होती। आप कभी भी किसी शेर से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो काम करे जिसे एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। वो आपको अगर मारेगा तो उसी तरह वो दूसरे को भी मार सकता है, लेकिन वो चुन के ऐसा नहीं करेगा कि आपको एकदम बदतर से बदतर स्थिति में रखे। आप कभी किसी प्रकृति में किसी जानवर से यह उम्मीद नहीं करेंगे जो यहां पर निर्भया के साथ हुआ कि वो वैसा कुछ करे। क्रूरता जो है ना, वो मनुष्य में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में एक सद्गुण भी है। यदि उसके अंदर क्रूर होने की क्षमता है
तो ऐसी एक और क्या क्षमता है कि उसके पास विवेक होता है। और इसीलिए आप जानते हैं ना, हम लोग जेल बनाते हैं कि ऐसे लोगों को हम कहां डाल दें, जेल में डाल दें। सही गलत की पहचान हम जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है, और इसे हम अपनी गतिविधियों से अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये मनुष्य को अलग दर्जा प्रदान करता है बाकी प्रजातियों में। और कायदे से ये जो हमारी क्षमता है ना, इसी क्षमता का परिणाम है, ठीक है, कैसे आप समझेंगे, इसी क्षमता का परिणाम है जिसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। यानी राजनीतिक सिद्धांत कहां से निकल के आ रहा है, हमारी इस विवेक की क्षमता से और इसे गतिविधियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्षमता से। इसी कारण हम लोग राजनीतिक सिद्धांत में जाते हैं, जैसे कि कौन सी सरकार सही है, कौन सा कानून सही है, कौन सा वितरण की प्रणाली सही है, कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही है, कहां तक इसे मंजूर या इसकी इजाजत या इस पर रजामंदी विकसित की जा सकती है, सही क्या है गलत क्या है, किस हद तक कोई चीज सही है, इसके बारे में कहां से निर्णय निकलता है, राजनीतिक सिद्धांत से। इसीलिए मान लीजिए कभी भी आपको जानना हो कि राजनीतिक सिद्धांत का मूल कहां है, तो मूल कहां पे है, मनुष्य के अंदर मौजूद विवेक में। क्या यह बात आप लोग समझ पाए? यानी हम लोग कायदे से एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो हमसे कोई सरोकार नहीं रखता, या हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो सब कुछ हमसे ही सरोकार रखता है। कौन सा है? यानी हम लोग अपनी रोजमर्रा के जीवन के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। क्लियर? लिख रहे हो ना? ऊपर से तो नहीं क्या ये सब आपके? पक्का ना? समझ में आ रहा है ना? पता लगे सर ये सब तो यहां से आ रहा है। अब इसके बारे में कुछ और जान लीजिए कि ये करता क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में होता क्या है। अब यदि आप इस विषय को साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से पढ़ेंगे तब तो आप बोलेंगे कि इसमें बहुत कुछ आएगा, है ना, सब कुछ आएगा। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत जो है अपने विषय को थोड़ा बदल देता है। इसे मुख्य तौर पर हम लोग प्रमुख राजनीतिक प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रमुख, ठीक है, कैसे लिखोगे? सबसे प्रमुख काम क्या है इसमें? समाज के लिए, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है राजनीतिक सिद्धांत का? बहुत सिंपल, कार्य पे आप जाएंगे तो हम इसमें प्रमुख राजनीतिक जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, इनका विश्लेषण किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी आप लोगों ने कुछ प्रश्नों को देखा, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न होगा, कौन से न्याय की अवधारणा समाज के लिए अच्छी है? यह प्रश्न बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सामाजिक न्याय अच्छा है कि शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय अच्छा है? कौन सा समानता का विचार समाज के लिए अच्छा है? क्या समाज में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पर बहस होती है कि नहीं होती है? यह आपका राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न हुआ। और भी, क्या यूपीएससी की परीक्षा में सीसैट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो आपका परीक्षा का प्रश्न है ना, ये राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न है कि क्या यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या यूपीएससी की परीक्षा में जो व्यक्ति ग्राम से आ रहे हैं, जो व्यक्ति दलित समुदाय से हैं, जो महिलाएं हैं, जो व्यक्ति वंचित हैं, क्या इन्हें किसी प्रकार की कोई वरीयता प्रदान की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? ये सब क्या है? ये ऐसे प्रश्न है जिनसे राजनीतिक सिद्धांत अपना सरोकार रखता है। सरकार की कौन सी प्रणाली अच्छी है? ये किसका प्रश्न हो जाएगा? राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध सही है? क्या युद्ध में मानवाधिकारों का उल्लंघन, ठीक है, मान लीजिए ये आपके सामने एक उदाहरण की तरह प्रश्न रखा जाए, क्या युद्ध में मानवाधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए? ये कौन सा प्रश्न हो जाएगा? राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न हो जाएगा। क्या युद्ध में कोई नैतिकता होती है? क्या मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए? लोगों को क्या मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए? क्या हो जाएगा आपका? राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न है। इतना ही नहीं, आज के करंट एग्जाम्पल से जोड़िए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए? एआई जानते हो कि नहीं जानते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या इसका उपयोग किया जाना चाहिए? जिन लोगों की नौकरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जाएगी, क्या उनकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए? भाई उसकी क्या गलती थी? वो तो डिग्री लिया था, किसी पर था कि एक नया ये आ जाएगा, ये कि भाई कोडर की जरूरत नहीं है,
सब कुछ यही कर दे रहा है, क्या इसके संबंध में क्षतिपूर्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तकनीकी उपकरणों में विकास के कारणवश जो नौकरियां जा रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या किसी प्रकार का भत्ता दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? क्या अगर युवा बेरोजगार है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सारे जानते हो कौन से प्रश्न है? ये आपके राजनीतिक सिद्धांत के प्रश्न होते हैं, ये आपके प्रमुख राजनीतिक प्रश्न है। तो हमारा सरोकार किन से होता है? इन प्रश्नों से या इस प्रकार के प्रश्नों से होता है। इस बात को आप लोग समझ पाए? और फिर सिद्धांत करता क्या है, देखिए बहुत सिंपल। कल जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, मान लो ये एक गैस है, ठीक है? गैस ऐसा ही होता है ना, मान लीजिए ये उस पे हो गया आंच, ठीक है? और आंच से क्या निकल रहा है? आग निकल रहा है ना। अपने गैस में क्या कर दिया? आग है इस पे, ठीक है? और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया? एक पतीला रख दिया। पतीला समझते हो? मान लीजिए हमने पतीला रख दिया ऐसे वाला, और इस पतीले में इतना % पानी है। क्या है ये? पानी है। तो मुझे बताइए ये जो गैस जल रही है तो इस पतीले के साथ क्या होगा? है? जलेगा या गर्म होगा? अच्छा, आप कह रहे हैं सर नंबर 1 ये गर्म हो जाएगा, इसमें गर्माहट बढ़ेगी, है ना? या ऐसे कह लीजिए, क्या इसका ताप बढ़ेगा? तापमान, तापमान बढ़ेगा। अच्छा, जब तापमान बढ़ेगा तो पानी में क्या होगा? सीधा उबाल आ जाएगा, या पहले वो नीचे छोटे 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 बबल दिखेंगे, बुलबुले नजर आएंगे? अच्छा, इसमें क्या है? हमें छोटे छोटे बुलबुले जो है वो नजर आएंगे। इसके बाद ये उबलना शुरू हो जाएगा, है ना? उबलना होगा कि नहीं होगा इसमें, कि नहीं उबलेगा? गैस ऑन है, ये उबलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उबलना शुरू होगा तो आपको ऊपर भाप भी दिखेगी। अच्छा, मान लो इसके ऊपर मैं एक वो रख दूं, प्लेट, ऐसे एक प्लेट रख दूं, तो वो प्लेट पड़ 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 बजना शुरू होगा कि नहीं होगा? कि भाप उससे निकलना चाह रहा होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कौन कौन घर में बैठा हुआ भात बनाता है या चाय बनाता है ऐसे ढक के, या कुछ बनाते हैं आप लोग? हो गया। अच्छा, मान लीजिए अगर ये प्लेट लोहे की ना हो, शीशे की हो, तो शीशे पे आपको दिखता है ना, भाप आके जम गई, फिर वो पानी की तरह निकल रही है। हल्का सा इसको साइड कर दे तो ऐसे करके धुआं जो है निकलना शुरू हो जाएगा। यानी ये क्या है? एक छोटा सा चीज का कितना अच्छा आपने एक पूरा का पूरा व्याख्या कर डाला। मुख्यतः काम क्या चल रहा है? जैसे ही आप हीट को बढ़ाते हैं, H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बिखरते हैं, और जब वो बिखरते हैं तो आप देखते हैं कि भाप जारी है और पानी उबल रहा है। ये क्या हुआ? एक पूरा का पूरा व्याख्या हुआ कि नहीं हुआ? है ना? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये वैज्ञानिक व्याख्या है। क्या बोलोगे इसको? ये कौन सी व्याख्या है? वैज्ञानिक व्याख्या है। कौन कौन इसको अवैज्ञानिक व्याख्या मानता है? वैज्ञानिक व्याख्या है कि अवैज्ञानिक व्याख्या है? वैज्ञानिक व्याख्या है ना। मान लो कल को मैं तुमसे कहूं कि नहीं, ईश्वर आए, इसमें जो है सूर्य देव का अंश है, सूर्य देव के अंश ने क्या किया? बकायदा इसको उबाला, उबालने के बाद वायुदेव आए, पवन देव, पवन देव ने कहा हमको निकलने दो, वो निकले। या मान लो इजिप्ट का, मैं हिंदू हूं तो मैं वही उदाहरण दूंगा ना जिनको मैं जानता हूं। मान लीजिए हम बोलेंगे नहीं, पहले सूर्य सन गॉड आए इजिप्ट वाले, फिर वहां के वायु वाले, इजिप्ट के पवन वाले देवता है, वो बाहर निकल गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा भक्त है, मैं इसका पानी उबालना चाहता हूं। ये व्याख्या कैसी लगेगी आपको सुन के? अच्छी व्याख्या लगी है? नहीं लगी अच्छी व्याख्या। क्यों? अरे भाई, ताप का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा ताप किसका है? सूर्य का है। और सबसे तेज कौन चलता है? मन। लेकिन यहां पर वायु सबसे तेज मन होता है। यक्ष और युधिष्ठिर, जाके जरा पढ़ो फिर से, युधिष्ठिर से पूछा गया सबसे तेज क्या है, तो उसने क्या बोला था? मन। पर खैर यहां पर तेज क्या चल रहा है? वायु चल रहा है। तो व्याख्या तो वो भी हुई ना, लेकिन वो व्याख्या क्या कहलाएगी? एक कायदे से मिथ्या वाली व्याख्या। हाँ या ना? मिथ्या वाली व्याख्या हुई ना। तो एक तो ये चीज है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं अक्सर क्लास में बात बहुत बार दोहराता हूं, ये डस्टर मैंने उठाया, छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? करके देख लो, आया ना? ऐसा क्यों हुआ? गुरुत्वाकर्षण का बल है। यानी हर एक मास में क्या होता है?
गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और वो खींचता है। यानी आपके पास हर चीज की वैज्ञानिक व्याख्या है। जब आप इन राजनीतिक प्रश्नों का, ठीक है, नंबर 1 क्या करते हैं, इन राजनीतिक प्रश्नों का या फिर कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो जो आसपास चल रहा हो, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध मान लो चल रहा है, या लोकतंत्र है, चुनाव है, इनका जब आप वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए, मतलब आप कारक खोजना चाहें, आप एक व्याख्या देना चाहें, जब हम इन कार्यों में संलग्न होते हैं तो हम राजनीतिक सिद्धांत का काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत हमेशा से इन बिंदुओं पर एक सुव्यवस्थित, आपके लर्निंग एड में ये मैंने शब्द लिखवाया है, ये क्या प्रदान करता है, राजनीतिक प्रश्नों पर एक सुव्यवस्थित विचारण को प्रदान करता है। ठीक है, एक ये बात आपको जाहिर सी बात है इसमें समझ लेना है। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, ठीक है, थक गए आप लोग, पक्का ना, थके तो नहीं हो, थक गए हो कि अब ऊपर से जाने लगा है, बोलो भाई, ऊपर से जा रहा है, हाँ, ब्रेक चाहिए, मिस इतने में तुम लोग थक गए, ये क्या डिफिकल्ट लग रहा है, ये तो बहुत सिंपल है। चलो 5 मिनट का ब्रेक, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट का ब्रेक, सिर्फ 5 से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। आकाश एक हमको चाय ला दो यार प्लीज। अच्छा सुनो आकाश, वो उसमें ला देना प्लीज, हो पाए तो। वो वाला लगाया होगा आकाश, इन्होंने लगाया होगा वो जो उसमें देते हैं मिट्टी वाले में, तो ये उसमें ज्यादा लगेगा ना, एक एक बस ला दो। तुम खड़े हो गए, तुम लोग समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छा पेपर है, खूब मजा आएगा इसमें आप लोगों को। शुरू करें हम लोग, है ना? ये हमको लग रहा है सब चाय पी के आएंगे फटाफट। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं, वरना होगा क्या कि रह जाएंगे, क्योंकि आज मुझे आपको पूरा राजनीति समझा देना है एक ही क्लास में। तो कायदे से राजनीतिक सिद्धांत इस प्रकार से काम करता है, और इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो इसके कायदे से 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। नंबर 1 कि ये प्रयास करता है कि जो हमारे नागरिक हैं, नागरिक राजनीतिक प्रश्नों पर तर्क संगत ढंग से सोचें या विचारण करें, यानी वो तर्क बुद्धि का प्रयोग करें। विवेक तो था ही, अब इन प्रश्नों का आकलन करते हुए क्या हो, तर्क संगत रूप से अपनी क्षमता को विकसित करें। और इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो आकलन करने में सक्षम हो सकें, कि यदि मान लीजिए आप केवल उसको तर्क दे दें लेकिन वो आकलन न कर सकता हो, ऐसी जगह भी उसको मिलना चाहिए कि वो आकलन कर सके। और कायदे से हम राजनीतिक सिद्धांत को जब कभी भी पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में 3 स्तर याद रखने हैं, मतलब 3 ऐसे बड़े स्तर हैं जहां से राजनीतिक सिद्धांत की पढ़ाई की जाती है। और इसका मतलब क्या होता है, हम इसके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि कायदे से मनुष्य जो है, मनुष्य अपने सामाजिक जीवन को कैसे व्यवस्थित करे। ठीक है, मुख्य बात क्या हो रही है, मनुष्य अपने सामाजिक जीवन को कैसे व्यवस्थित करे, हमारी सरकार कैसे हो, हमारी न्याय प्रणाली कैसी हो, हमारे यहां समाज का विचार कैसा हो, मतलब कैसे हम इसको व्यवस्थित करें। और इसमें एक बात और जुड़ जाता है कि जब आप इन 3 स्तरों से समझना चाहेंगे तो हमें राजनीतिक सिद्धांत के कौन कौन से स्तर साफ साफ नजर आते हैं। पहला, हम ये जानना चाहते हैं कि किसी मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, यानी एक तरफ मान लीजिए आप लोग और दूसरी तरफ कोई और, आपके आपस में संबंध किस आधार पर निर्धारित होने चाहिए। जैसे कि आप इस प्रश्न को थोड़ा सा भारतीय संविधान से आप ज्यादा समझ पाएंगे। अनुच्छेद 17 के बारे में सोचिए। अनुच्छेद 17 किसके बारे में है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है ना। अब आप सोचिए, क्या अस्पृश्यता मनुष्य का मनुष्य से संबंध का निर्धारण नहीं कर रही है? कि कुछ लोगों को अछूत माना जा रहा है, कुछ लोगों को दोयम दर्जे का माना जा रहा है, कुछ लोगों को छुआ नहीं जाएगा और उनसे वो काम कराए जाएंगे जिन्हें हम गंदा समझते हैं। यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, मनुष्य से मनुष्य का संबंध,
राजनीतिक सिद्धांत यहाँ पे क्या कहेगा, अनुच्छेद 17 जरूरी है ताकि समाज में क्या स्थापित हो सके, न्याय स्थापित हो सके। तो पहला स्तर कौन सा हो गया, मनुष्य का, मनुष्य से। दूसरा जो राजनीतिक सिद्धांत का स्तर होता है वो है एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ आप अभी के लिए मान लीजिए व्यक्ति लिख लीजिए और नागरिक लिख लीजिए, इनके बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। पहला स्तर हुआ मनुष्य का, मनुष्य से क्या संबंध होना चाहिए। दूसरा स्तर क्या हुआ, राज्य का, व्यक्ति या नागरिक के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। क्या राज्य निरंकुश होना चाहिए या राज्य लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये अलग अलग विचार हमारे सामने आएंगे ना। क्या राज्य को केवल कुछ पूंजीपतियों के साथ काम करना चाहिए या राज्य को सामाजिक न्याय भी स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है ये बाकायदा पूछता है। और तीसरा जो स्तर है वो कहलाता है वैश्विक संबंध, यानी कि विश्व के स्तर पर राज्य का किसी दूसरे राज्य से कैसा संबंध होना चाहिए। विश्व के स्तर पर यदि कोई वैश्विक सरकार है तो वो कैसी होनी चाहिए। विश्व के स्तर पर यदि कोई वैश्विक संगठन है तो राज्य का उनसे क्या संबंध होना चाहिए, संस्थाओं का उनसे क्या संबंध होना चाहिए, व्यक्ति का उनसे क्या संबंध होना चाहिए। तो मान लीजिए कभी आपसे यूपीएससी पूछे कि राजनीतिक सिद्धांत के कितने स्तर होते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे, 3 स्तर होते हैं। 3 स्तरों पर राजनीतिक सिद्धांत अपने काम को करना चाहता है। पहला स्तर क्या होता है, मनुष्य का स्तर, यानी मनुष्य का मनुष्य से संबंध। अब इसमें आप जाति से समझें, लिंगबोध से समझें, क्षेत्र समझें, वो आपकी मर्जी है। दूसरा स्तर क्या होता है, राज्य और व्यक्ति या नागरिक के बीच संबंध। इसका निर्धारण कौन करेगा, सिद्धांत करेगा। और तीसरा स्तर कौन सा होता है, वैश्विक संबंध। यानी हम 3 बड़े स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत को बांट देते हैं। यानी अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो अभी इन तीनों में से हम आज के समय पर जो अगली हमारी 10-11 कक्षाएं होनी है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, या एक से ज्यादा विकल्प आप चुनेंगे। तीनों पढ़ने वाले हैं। अभी पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस में कौन कौन से 2 विकल्प या 3 विकल्प या 1 विकल्प चुनोगे। हां बिल्कुल सही। अभी हम लोग जानते हो क्या पढ़ने वाले हैं आगे कक्षाओं में, हम नंबर 1 ऑप्शन 1 पढ़ने वाले हैं और ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। हमारी कक्षाएं अभी इन 2 पे सीमित हैं। जैसे ही पेपर 2 में आएंगे और आईआर जुड़ जाएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जुड़ जाएगा, तुलनात्मक राजनीति, तो इसमें तीसरा वाला भी जुड़ जाएगा, है ना। एक तो ये बात हुई। अब एक और चीज जो अक्सर मैं चाहता हूं बच्चे समझ लें वो कुछ इस प्रकार से। हाँ प्रश्न इसलिए लिखा गया है कि कुछ लोगों को नागरिक नहीं बनाया जाता। जैसे मान लीजिए हमारे यहां पे कोई अमेरिकी आ जाए, वो व्यक्ति हुआ, लेकिन क्या वो अमेरिकी नागरिक है भारत का, नहीं। इसलिए दोनों लिखा जाता है। व्यक्ति का मतलब हो गया इंडिविजुअल, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति। और नागरिक कौन हो जाता है, सिटीजन। और इन दोनों में हमेशा फर्क करना चाहिए। यह फर्क क्यों जरूरी है, नंबर 1, व्यक्ति के पास जो अधिकार होते हैं उससे ज्यादा अधिकार नागरिक के पास होते हैं। दूसरा, नागरिक की पहचान जो है जुड़ी होती है। और तीसरा, अतीत में नागरिकता का विचार बड़ा ही छोटा था, सीमित था। तो हमें और अच्छी समझ मिलती है कि कितना आगे हम प्रगति कर गए हैं, भारत कितना आगे बढ़ चुका है। जैसे मान लीजिए आप चले जाएं यूनानी सभ्यता में, यूनानी सभ्यताओं में महिलाएं नागरिक नहीं थी, ठीक है, बुजुर्ग नागरिक नहीं थे, व्यापारी नागरिक नहीं होते थे, दास नागरिक नहीं होते थे, बच्चे नागरिक नहीं होते थे, यहां तक कि जो लोग दिव्यांगजन हैं वो नागरिक नहीं होते थे। तो नागरिक बचा कौन, पुरुष। और पुरुषों में भी कौन से पुरुष, जो बाकायदा वहां पर ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जो नागरिक रहे हैं, और उच्च स्तर के नागरिक, मतलब उनके पास जमीन होगी, जायदाद होगी, बाकी सब नागरिकता से बाहर। और आज देखिए हम भारत के लोग, है ना। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक तुलनात्मक अध्ययन मिलता है इन 2 विचारों को अलग अलग करके। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े चलिए। तो एक तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब अंत में हमेशा एक प्रश्न मैं सोचता हूं कि बच्चों को पता होना चाहिए। मैं आपके सामने 3 शब्द लिखता हूं। पहला शब्द है राजनीति विज्ञान, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पॉलिटिकल साइंस। दूसरा शब्द है राजनैतिक सिद्धांत, ये क्या कहलाता है अंग्रेजी में, पॉलिटिकल
सिद्धांत आ गया तो थ्योरी। और तीसरा शब्द है जिसे बोला जाता है राजनैतिक दर्शन। ठीक है, क्या है तीसरा शब्द? राजनैतिक दर्शन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये तीन ऐसे शब्द हैं जिन्हें कायदे से कई बार आप लोग क्या करते हैं, एक ही मान लेते हैं, है ना, एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं। लेकिन आज की क्लास में आप इस अंतर को भी अपने दिमाग में लेके जाइए। ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय नहीं है, इन तीनों शब्दों में अंतर है। देखिए, जहां तक प्रश्न है राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, तो कायदे से हम कहते हैं कि इसकी जो औपचारिक मतलब एक विषय के रूप में औपचारिक शुरुआत हमें मिलती है 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी कौन सी शताब्दी हुई? पिछली वाली, है ना, इसमें मिलती है। लेकिन अगर आप इसको खोजना चाहेंगे, इसकी जड़ों को तलाशना चाहेंगे, तो हम कहां चले जाते हैं? 17वीं शताब्दी में। और एक विचार प्रबल हुआ था, अंग्रेजी में उसका नाम होता है एम्पेरिसिज्म। क्या कहलाता है वो? एम्पेरिसिज्म। या फिर कभी आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कौन कौन साइंस पढ़ा है अपने स्कूल में? साइंस का विद्यार्थी कौन कौन रहा है? आप तीनों रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम? हिंदी। कभी आप लोगों ने इस शब्द को सुना है अपने स्कूल में? नहीं सुना है। किसने सुना? नहीं सुना है। अच्छा, चलिए मैं एक और शब्द लिखता हूं, शायद उससे क्लिक करें। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द आता इंपिरिकल। ये वाला शब्द कभी आप लोगों ने सुना है? इंपिरिकल शब्द, ये सुना जरूर होगा, लेकिन हो सकता है इसको समझा ना हो, है ना। देखिए, 17वीं शताब्दी में ना एम्पेरिसिज्म की धारणा बड़ी प्रबल हुई थी। इसका मतलब क्या है? ये दरअसल ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। क्या है ये? ज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन है। लेकिन ये कैसे ज्ञान प्राप्त करता है? बड़ा सरल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है इसमें? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जानते हो क्या कहलाता है? इसमें क्या होता है एक्सपेरिमेंट में? हाँ, प्रयोग करना ना। तो कायदे से इसमें ज्ञान में क्या होगा? आप प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ तर्क आएंगे, प्रस्तुत होगा, और आप कुछ तर्कों को सिद्ध कर पाएंगे। यही ना होगा? जैसे मान लीजिए हमें प्रयोग करना है कि क्या तापमान के बढ़ने से पानी भाप में तब्दील होता है। यह प्रयोग हुआ। अब इसे कैसे प्रयोग कर लो? गैस पे चढ़ाया, ऑन किया, पानी डाला, देखा उबल रहा है कि नहीं उबल रहा है। तो एम्पिरिकल वालों की यह धारणा थी कि यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रयोग पर निर्भर रहिए। मतलब कोई एक कल्पना दीजिए, उसके बाद उसके बारे में अनुसंधान कीजिए, प्रयोग कीजिए, प्रयोग करने के बाद आप कोई एक तर्क को सिद्ध कीजिए या उसे गलत करार कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कल कोई बोलता, एक तर्क देता कि तापमान बढ़ने से पानी जम जाता है, मान लो कोई ऐसी बात कहता, तो प्रयोग किया जाएगा, भाई गलत है कि सही है। तो जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो पानी जमेगा कि पिघल उबलेगा? उबलेगा ना। मान लीजिए कोई ये कहता कि अगर आसमान में बादल है तो हमेशा ओले ही पड़ेंगे, तो प्रयोग करके देख लो, जितनी बार बादल आए उतनी बार टेस्ट कर लो। हर बार ओले पड़ते हैं कि बारिश भी होती है? बारिश भी होती है। और कई बार गरजने वाले बादल बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो तरसते नहीं। ये लाइन सुने हो कि नहीं सुने हो? कई बार ये भी हो जाता है। कई बार आप सोचते हैं कि जिस दिन आपने स्कूल में अक्सर हुआ हो, कौन कौन रेनकोट खरीदने के लिए माता पिता पे दबाव बनाया था कि हमको रेनकोट चाहिए, रेनकोट चाहिए, रेनकोट चाहिए। कौन कौन रोया था? मुस्कुरा रहे हो, किए थे क्या? किए थे। अच्छा, क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि आपने रेनकोट खरीदा, बारिश ही नहीं हुई उस साल, ढंग की बारिश नहीं हुई उस साल? मतलब दिल्ली में तो खासतौर पे होता था, बच्चे रेनकोट खरीद लेते हैं और वो सीजन बारिश इतना हुआ ही नहीं कि वो रेनकोट पहन के जाए। और एक टाइम के बाद जब आपने देखा होगा कि रेनकोट पहन लिए तो पसीने से हालत खराब, तो फिर आपने बोला भाई छाता ही सही है, छाता तान के चला जाए वही अच्छा है, तो आपने प्रयोग किए। तो एम्पिरिसिज्म क्या बोलता है कि प्रयोग जितना करोगे उसके माध्यम से ज्ञान मिलेगा। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इस माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो बड़ा फायदा है। नंबर 1, आप किसी भी पूर्वाग्रह के अनुसार अनुसंधान नहीं कर रहे होंगे, है ना। यानी मान लीजिए पूर्वाग्रह का मतलब क्या हुआ कि आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर कोई अश्वेत आदमी पानी चढ़ाएगा तो पानी जम जाएगा, और अगर कोई श्वेत आदमी पानी चढ़ाएगा तो पानी पिघल जाएगा, या पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है। तो कायदे से क्या हुआ? पूर्वाग्रह हुआ। पूर्वाग्रह क्या कहलाता है कि आपने एक रूढ़िबद्ध धारणा अपने दिमाग में रखी हुई है कि
कि अच्छा कोई अश्वेत आदमी अगर खाना बनाएगा तो वो काला हो जाएगा, जल जाएगा, और अगर कोई श्वेत आदमी खाना बनाएगा तो बड़ा बढ़िया बनेगा। ये क्या पूर्वाग्रह है ना। तो अनुसंधान या प्रयोग से एम्पिरिसिज्म ने बोला कि ये काम क्यों कर रहे हो, टेस्ट करो और पूर्वाग्रहों को समाप्त करो। इससे क्या निकल के आता है, एक ऐसा ज्ञान निकल के आता है जो तटस्थ होता है ना, जिसे आप बोल सकते हैं कि जो निष्पक्ष होता है, जो अलग अलग कसौटियों पर खरा हुआ है कि नहीं, जो कायदे से क्या है, वैज्ञानिक विधि के अनुसार पूरा किया गया है। और इसी विचार से प्रभावित होकर 1960 और 50 आते आते तक, ठीक है, 1950s और 60s आते आते तक एक नया दर्शन मिलता है और एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत होती है जो क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान। यानी राजनीति विज्ञान वो विषय है जो राजनीति के प्रश्नों को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करना चाहता है, जो राजनीति के प्रश्नों पर प्रयोग के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करना चाहता है, जिसका सरोकार कायदे से केवल इससे है कि कोई भी चीज के आगे तर्क है, उस तर्क को हम सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और वो पूर्वाग्रह वाला नहीं होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत की शुरुआत हुई है और यहीं से हमें पास एक विचार आता है कि इसे बोलते हैं अनुभव मूलक। क्या बोलते हैं इसको, अनुभव मूलक। मतलब कि जो कोई भी आप ज्ञान दे रहे हैं, आप केवल कल्पना करते करते मत दीजिए, आप पहले से सिद्ध कीजिए। जैसे जो लोग इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान को देखेंगे ना, वो लोग जानते हो जॉन रॉल्स की बड़ी आलोचना करेंगे। जॉन रॉल्स ने क्या दिया था, अज्ञानता का पर्दा। बोलेगा कहां है, सिद्ध करना जरा कि ऐसा ही होगा, तुम तो खाली थ्योरी थ्योरी खेल रहे हो, एम्पिरिकल एविडेंस कहां है। क्या जॉन रॉल्स के सिद्धांत का कोई एविडेंस मिलता है, हमें नहीं मिलता है। अंबेडकर के सिद्धांत का कोई एविडेंस मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन अभी मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि भारत में वोटिंग में की जो दर है, मतदान की जो दर है, वो बीते कुछ वर्षों में बढ़ रही है। आपको इसके पीछे का तर्क मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आपको इसका ठोस आधार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जाएंगे निर्वाचन आयोग की साइट पे और आप जाके देखेंगे 2019 के चुनाव में कितने लोगों ने भाग लिया, मतदान किया, 2014 के चुनाव में कितने लोगों ने मतदान किया, 2009 के चुनाव में कितने लोगों ने मतदान किया, 2004 के चुनाव में कितने लोगों ने मतदान किया। जब आप इसका आकलन कर लेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा 2009 में कल्पना कर लीजिए 50% ने किया, 2014 में यह आगे बढ़ के 53 हो गया, 2019 में यह आगे बढ़ के 57 हो गया मान लीजिए, या 60 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि मतदान की दर जो है भारत में बीते 20 वर्षों में बढ़ी है। इसका आप सिद्ध कर सकते हो ना। या आपने ये बोला कि अब इसमें मान लीजिए कोई ये कहे कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से मतदान की दर बढ़ गई है, ये बात कहना सही होगा या ये कहना सही होगा कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे मतदान की दर बढ़ रही है। कौन सा तर्क ज्यादा अच्छा है? तो पहला वाला तर्क पता है क्या है, पूर्वाग्रह है कि बीजेपी सत्ता में आई तो मतदान की दर बढ़ गई, है ना। और दूसरा वाला तर्क क्या है, तटस्थ है, न्यूट्रल है, फैक्ट पर आधारित है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, मान लीजिए वहां पे कोई एक मेरी तरह व्यक्ति और टिप्पणी करे कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 1990 के बाद भी ये देखा गया, 2010 के बाद हम देख रहे हैं, और 47 के बाद तो देखा ही गया है। और अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि मतदाता क्या मतदान करने की जो दर होती है ये ऐसे ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, जैसे अभी जा रही है, और जाहिर सी बात है ये नीचे फिर से आएगी। और मैं इसके पीछे तर्क क्या दे दूं, मैं उनको बता दूं 1952 के चुनाव को देख लीजिए, ठीक है, 1957 के चुनाव को देख लीजिए, राज्य स्तर पर देख लीजिए, और मैं अपना तर्क ले आऊं, तो क्या मेरा तर्क गलत होगा? या वो तर्क भी आधार पर है, उस तर्क के पीछे भी फैक्ट्स हैं, तथ्य है कि नहीं है मेरे तर्क के पीछे भी, कि मैं 52 का चुनाव बता रहा हूं, 57 का चुनाव बता रहा हूं, मैं आगे चल के और चुनाव बता दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्पिरिसिज्म या जिसे आप बोलते हैं अनुभव मूलक सिद्धांत, ये हमेशा आपसे कहता है कि फैक्ट लाइए, तथ्य कहां है, और तथ्य के आधार पर तर्क करिए। राजनीति विज्ञान कायदे से यही चीज है। पॉलिटिकल साइंस अपने शुरुआती दौर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ तथ्य के माध्यम से राजनीतिक प्रश्नों का विश्लेषण करने का एक साधन था। तथ्य नहीं है तो उसे राजनीतिक विज्ञान नहीं माना जाता था। यह पहली बात समझ में आई कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। यह कायदे से राजनीतिक प्रश्नों को
तथ्य आधारित विश्लेषण करता है। लेकिन समय के साथ एक धारणा विकसित हुई। देखो ये लोग कौन हैं? ये कायदे से वो लोग हैं जो प्राकृतिक विज्ञान के विचार को सामाजिक विज्ञान में लाना चाह रहे हैं। मतलब कि आप यहां पे जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये सामाजिक उदाहरण है कि प्राकृतिक उदाहरण है? बताओ, प्राकृतिक है कि सामाजिक है? गैस, चूल्हा, आग, H2O प्राकृतिक हुआ कि सामाजिक हुआ? ये प्राकृतिक हुआ ना। नेचुरल साइंस की बात यहां पे हो रही है कि सामाजिक साइंस की बात हो रही है? ये सोशल साइंस है कि नेचुरल साइंस है? मान लीजिए मैं एक ऐसे बना दूं ज्वालामुखी, ये फट रहा है। ये क्यों फट रहा है? क्योंकि नीचे से दबाव बन रहा है। ये प्राकृतिक विज्ञान हुआ कि सामाजिक विज्ञान हुआ? प्राकृतिक हुआ ना। कहां से सामाजिक हो गया ये ज्वालामुखी? ज्वालामुखी सामाजिक है। प्राकृतिक सामाजिक का अंतर पता है ना? नेचुरल और सोशल। सिंपल है। ये मार्कर है, ठीक है, ये लिख रहा है। ये क्यों हो पा रहा है? इसके पीछे क्या काम कर रहा है? आप कैसे, आपका कलम कैसे लिख पाता है कॉपी में? क्या काम करता है इसके पीछे? छठी क्लास आप लोग लिख रहे हो ना सब, कैसे लिख पा रहे हो? कलम से इंक कैसे निकल रही है? क्या स्पेस में यह काम आसानी से हो सकता है? और सोचिए ये क्या हो रहा है कि बोर्ड पे ये इंक चल जाती है, हवा में क्यों नहीं हो रहा है? फिर से आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए आप लोग। मार्कर है, बोर्ड पे किया, हो रहा है। हवा में किया, क्यों नहीं हो रहा है? घर्षण है ना। घर्षण शब्द आया कि नहीं आया, जिसे आप फ्रिक्शन बोलते हैं। अब बताइए, फ्रिक्शन प्राकृतिक विज्ञान के श्रेणी में आएगा कि सामाजिक विज्ञान के श्रेणी में आएगा? प्राकृतिक आएगा ना, नेचुरल साइंस है ये, नेचर। सामाजिक क्यों आप लोग सोच रहे हैं इसको? बताते हैं। अच्छा, इसका मतलब आप लोग अपने जीवन में, स्कूल में, मेरी चाय ठंडी हो गई। आप लोगों ने स्कूल में छठी क्लास पढ़ी है? छठी पास हो सब लोग? सातवीं पास? सातवीं पास हो ना? या वो लोग हो कि 9वीं पास, 10वीं पास, 10वीं 9वीं फेल 10वीं पास करें, 11वीं फेल 12वीं पास करें, ऐसे वाले हो कि ऐसे वाले हो? तो आप लोगों ने स्कूल अटेंड किया है? किया है ना। एक बात बताइए, छठी क्लास में जब आपके पास साइंस की पुस्तक आई थी, साइंस वाली, नेचुरल साइंस की, उसमें क्या क्या आप लोग पढ़ते थे? जिसे मैं बताता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा मानव शरीर के बारे में। शरीर के कितने अंग होते हैं, मस्तिष्क, कितनी हड्डियां होती हैं, कहां पे कौन सा ज्वाइंट होता है। आपकी किताब में कंकाल का पूरा एक शेप होगा, मोशन कैसे होता है शरीर का, दिल में कितने चेंबर होते हैं, ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। आपने पढ़ा होगा जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, ये कैसे फलते फूलते हैं, है ना, एक बीज उड़ के कैसे कहीं और जाता है। आपने क्रोमोसोम्स के बारे में आगे चलकर पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा मेटल क्या होता है ना, पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। ये आपका हो गया प्राकृतिक विज्ञान। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, हीलियम का फॉर्मूला क्या है, सूरज घोड़े के कारण आगे बढ़ रहा है कि सूरज घूम रहा है अपने दम पर, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन जैसे ही आपकी किताब होगी सामाजिक विज्ञान की, उसमें आपने क्या पढ़ा था? आपने ये सब पढ़ा था, या उसमें आपने पढ़ा था कि बाजार क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, सरकार क्या होती है, मूल कर्तव्य क्या होते हैं, विविधता क्या होती है, इतिहास क्या रहा है भारत का, विश्व के स्तर पर हम क्या क्या जानते हैं, यही सब चीजें आपने पढ़ी होंगी ना। तो कायदे से जहां कहीं भी हम प्राकृतिक चीजों के बारे में बात करते हैं, वो क्या हो गया? प्राकृतिक विज्ञान हुआ। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक बात आपसे कह दूं कि अगर इस गर्म पतीले को गैस से उतारना हो तो आप ऐसे अपने हाथों से कर लेंगे या कुछ कपड़े का इस्तेमाल करेंगे? कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। और इस पानी को उतार के किसी को टॉर्चर करने के लिए किसी के शरीर पर उड़ेल दिया जाए, अत्याचार जिसे बोला जाता है, तो यही प्राकृतिक विज्ञान से अब सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बन गया कि उसके साथ ही क्यों किया गया, किसी और के साथ क्यों नहीं किया गया। एक दलित व्यक्ति के शरीर को ही क्यों दागा जाता है, क्यों चिन्हित किया जाता है, वो सामाजिक विज्ञान बन गया। तो कायदे से जहां कहीं भी हम प्राकृतिक चीजों के बारे में बात करते हैं, वो क्या हो गया? प्राकृतिक विज्ञान हुआ। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक बात आपसे कह दूं कि अगर इस गर्म पतीले को गैस से उतारना हो तो आप ऐसे अपने हाथों से कर लेंगे या कुछ कपड़े का इस्तेमाल करेंगे? कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। और इस पानी को उतार के किसी को टॉर्चर करने के लिए किसी के शरीर पर उड़ेल दिया जाए, अत्याचार जिसे बोला जाता है, तो यही प्राकृतिक विज्ञान से अब सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बन गया कि उसके साथ ही क्यों किया गया, किसी और के साथ क्यों नहीं किया गया। एक दलित व्यक्ति के शरीर को ही क्यों दागा जाता है, क्यों चिन्हित किया जाता है,
प्राकृतिक विज्ञान में आप केवल प्राकृतिक चीजों के बारे में बात करते हैं। गैस जो ईंधन है ना, ये सामाजिक नहीं है यहां पर, ये तो प्राकृतिक हुआ ना। अब मान लीजिए आप कहें कि सर ये प्राकृतिक से सामाजिक कैसे बनेगा, तो मैं आपसे कहूंगा क्या गैस सबको मिल रही है, या कुछ लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं है, तो वो सामाजिक प्रश्न हुआ। लेकिन गैस ये अपने आप में क्या हुआ, प्राकृतिक चीज भी। इसलिए देखिए, ये जो राजनीति विज्ञान का विचार है, ये सामाजिक विज्ञान से प्रभावित दिख रहा है कि प्राकृतिक विज्ञान से प्रभावित दिख रहा है। तथ्य होने चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, सब सिद्धांत आना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसी से चिढ़कर आगे चल के क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत का विचार आता है, जो आपको आजकल में इसको पढ़ना है अगली कुछ कक्षाओं में। यहां पे क्या है, इन्होंने पहली बात कही कि आप अगर सामाजिक प्रश्नों को केवल वैज्ञानिक विधि से देखेंगे तो आप कभी सही बात नहीं पकड़ पाएंगे। और उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों होगा, तो इनसे कहा गया बहुत सीधी सी बात है सर, क्या मनुष्य पदार्थ की तरह होता है, या उसकी धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी के पक्ष में हो, क्या गारंटी है कि अगले साल चुनाव में वो उसी पार्टी के पक्ष में होगा, अलग भी हो सकता है। तो हम कभी भी मानव प्रश्नों या मनुष्य के प्रश्नों को वैज्ञानिक विधि से पूर्णतः नहीं समझ सकते। हमें किसकी जरूरत होती है, सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। और इन सिद्धांतों को आप हमेशा तथ्य के आधार पर परीक्षण न करें, आप इन सिद्धांतों को दर्शन से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत में कायदे से आता क्या है, मुख्यतः इसमें व्याख्या शामिल है। ठीक है, क्या है इसके दायरे में, व्याख्या शामिल है इन्हीं प्रश्नों पर। और ये व्याख्या करके कोई एक दावा करता है। ठीक है, क्या करेगा, ये दावा करेगा। जैसे मान लीजिए एक दावा आया, लोकतंत्र आज के समय के लिए सबसे अच्छा सरकारी मॉडल है। अब ये दावा हो गया। अब इस दावे को आप सिद्ध कैसे करेंगे, इसके लिए आपको इसका पैमाना नहीं है, ये कर ही सकते हैं। ये दावा अपने आप में सूत्र के रूप में भी स्थापित रह सकता है कि चाहे आप तानाशाही ले लीजिए, पुराने जमाने की कोई सरकार ले लीजिए, सबसे बेहतर सरकार, जनोन्मुखी सरकार कौन सी होती है, लोकतंत्र की सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। मान लीजिए दूसरा दावा हो, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता होनी चाहिए। यह दावा है कि नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान क्या कहेगा, नहीं हो सकता, दोनों का शरीर अलग है, बनावट अलग है, वगैरह वगैरह। हम लोग क्या बोलेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति ने जैसा भी बनाया हो, समाज में इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। सिद्धांत क्या करता है, एक व्याख्या करता है। अब जब मान लीजिए इस व्याख्या को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया जाए, तो वो जानते हो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। समझ गए इंपिरिकल कहां से आया, प्रयोग शब्द से। जैसे मान लो कल को कोई व्यक्ति आए और बोले कि महिला और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए ऐसे कोई व्यक्ति आके बोलता है कि महिला और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, महिलाएं भी पुरुषों के समान हैं। अब उसमें एक लड़की आती है, कहती है हाँ मैं इस बात को मानती हूं, मैं सिद्ध कर दूंगी। कैसे सिद्ध करोगी, तो वो उठाने लगती है वजन, देखते हो बॉडी बिल्डर लड़कियां जो होती हैं। दूसरी कहती है कि हम अखाड़े में गोल्ड मेडल लाएंगे, हम लड़कों को पीट देंगे। बबीता फोगाट और फिल्म देखिए दंगल आप लोगों ने, तो वो क्या कर रही है, सिद्ध कर रही है कि महिला और पुरुष एक बराबर हैं। तो ये क्या कहलाता है, एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत। लेकिन इसके अलावा दो और तरीकों से हम लोग समझते हैं, जिसे आप कह सकते हैं बकायदा। एक होता है, ये पहला वर्जन हुआ, इसके बाद एक आता है जिसे हम पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत। जब आपके सामने ये कभी आपके पेपर में शब्द आए, अगर आए आपसे पूछने वाला, इसमें हम लोग जानते हैं क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग दार्शनिकों के विचार को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके दायरे में क्या आता है, किसका अध्ययन करना होता है, दार्शनिक के विचार का अध्ययन करना होता है। जैसे क्या आपके सिलेबस में भारतीय राजनीतिक चिंतन नाम की कोई चीज है आपके सिलेबस में ऐसा कुछ, भारतीय राजनीतिक चिंतन? क्या आपके सिलेबस में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन नाम की चीज है?
ये पता है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत। मतलब पारंपरिक आधारों पर राजनीतिक सिद्धांत में किस पे विचारण किया जाता था? दार्शनिकों के विचारों पर। जैसे हॉब्स ने क्या बोला है, लॉक ने क्या बोला है, अंबेडकर ने क्या बोला है, फलाने ने क्या बोला है, ढिमकाने ने क्या बोला है, प्लेटो ने क्या बोला है, अरस्तु ने क्या बोला है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और है जिसे हम लोग बोलते हैं औपचारिक राजनीतिक सिद्धांत। तीसरा कौन सा होता है? औपचारिक राजनीतिक सिद्धांत। इसमें दरअसल हम विचार एक तरफ और व्यवहार दूसरी तरफ, इन दोनों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है बात? कितने इसके पार्ट्स होते हैं? विजय पकड़ रहे हो कि बाउंस जा रहा है? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कितना कुछ है। राजनीति विज्ञान क्या हो गया? एम्पिरिकल, यहां से शुरू होता है। 20वीं शताब्दी हम गिनते हैं, 17वीं तक आप इसकी जड़ों को खोज सकते हैं। और इसमें मुख्यतः हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग की बात कर रहे हैं, तर्क करने की बात कर रहे हैं और सिद्ध करने की बात कर रहे हैं। इसके माध्यम से जो सिद्धांत आता है उसे क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में जो व्याख्याएं हैं, दावे हैं, इसके और भी पहलू हैं। एक है पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? दार्शनिकों के विचार पढ़ते हैं। और एक है औपचारिक राजनीतिक सिद्धांत, इसमें क्या होता है? विचार भी होता है और व्यवहार भी होता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं मतदान के बारे में, तो वो क्या बन जाएगा? औपचारिक राजनीतिक सिद्धांत। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ें कि यूपीएससी की परीक्षा में 2000 के पश्चात महिलाओं की संख्या बढ़ी है, इसके ऊपर कुछ दर्शन देना हो, तो वो क्या कहलाएगा? औपचारिक राजनीतिक सिद्धांत। या मान लीजिए अगर आपसे यह कहा जाए कि जब हर व्यक्ति सड़क पर जाम में फंसा हो, तो वो सबसे पहले प्रयास करता है कि जाम से उसकी गाड़ी निकले, वो ये प्रयास नहीं करता कि जाम खुले। कौन कौन इस बात को मानेगा? बताइए। मान लीजिए मैं आपके सामने विचार डालूं कि जब सड़क पर जाम होता है, बुरा वाला ट्रैफिक जाम, तो हर व्यक्ति क्या प्रयास कर रहा होता है? पहले मेरी गाड़ी निकल जाए। वो ये प्रयास नहीं करता है कि जाम खुल जाए। कौन कौन इस बात से सहमत होगा? आप लोग क्या प्रयास करते हैं? जाम खुल जाए, पहले अपना गाड़ी निकल जाए। कौन कौन यही काम करता है? नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन को? है तो बताओ कौन सी साइड पे आप लोग हैं? जाम खुलने वाले पे या अपनी गाड़ी पहले निकल जाए, हम जाम से निकल जाएं? जाम खुलने वाले पे कौन कौन है? दो। और बाकी लोग किस पे है? जाम खुल जाए कि गाड़ी मेरी निकल जाए? नहीं, आपकी गाड़ी ऐसे भी निकल सकती है। रॉन्ग साइड लेके गए, इधर तक घुमाया, गाड़ी निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीच में खड़ी है तो आप फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो, पहला ऑप्शन है, देखो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाकी लोगों की तरह जाम में चुपचाप गाड़ी को सीधे चलाते रहना और जब जाम खुलेगा तब निकलना। दूसरा ऑप्शन है जाम में ऐसे ऐसे जू जू करते हुए, जैसे आप लोग करते हैं कि ए ऑटो भाई रोकियो, ए रोक रोक, ऐसे करते हुए अपनी गाड़ी को निकाल लेना। कौन सा ऑप्शन आप सबसे पहले चुनते हैं? हैं? जाम का आप लोग इंतजार करेंगे? हैं? रॉन्ग साइड से निकल लोगे ना? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? विचार क्या आया? मनुष्य स्वार्थी है। ठीक है, विचार क्या आया? मनुष्य स्वार्थी है, वो स्वहित को देखता है। और व्यवहार में क्या आया? जाम में सबसे पहले वो खुद निकलता है। या फिर आप लोगों ने कभी दिल्ली में हाईवे की सवारी की है? हाईवे, आउटर रिंग रोड पे गए हो? देखो यहां एक चीज देखो, बड़ा कमाल का एक चीज दिखा देते हैं तुम लोगों को। मान लो एक रोड ऐसे है, ठीक है, इसके बाद ये रोड जो है आगे बढ़ता है और यहां से एक फ्लाईओवर है, और उसके बाद ये वाला रोड क्या है? यू टर्न का है। ठीक है, ये फ्लाईओवर ऐसे आगे बढ़ गया। अब इस पे खूब सारी गाड़ियां चल रही हैं। क्या आपने कभी पाया है कि मान लीजिए गाड़ियां ऐसे से चल रही हैं, यहां से लोग ऐसे 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 आके इसमें घुसना चाह रहे हो, मतलब लेन में ना चल रहे हो? क्या आपने पाया है कि मान लो गाड़ी ऐसे चल रही है, जाम लग गया है, लेकिन लोग गाड़ी ऐसे घुमा के यहां से घुसना जा रहे हैं, और जिसे यू टर्न लेना है वो बेचारा पीछे खड़ा है कहीं कि जब मेरा बारी आएगा तब मैं जाऊंगा। सबको फ्लाईओवर पे चढ़ना है और लोग क्या किए? लेन में नहीं चले, दूर दूर से आके ऐसे 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 घुसना चाह रहे हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है? देखे हो कि नहीं देखे हो ऐसा होता हुआ? या आप लोग हमेशा बड़े ही शरीफ रहे हैं, भैया साइड में चल लो, जब अपनी बारी आएगी तब फ्लाईओवर पे चढ़ जाएंगे? ऐसे रहे हो कि आप लोग ये वाले रहे हो कि अबे साइड से निकालना, अबे उसको पीछे कर, तुम उसको पीछे पीछे, ऐसे वाले हो कि तुम लोग चुपचाप ऐसे खड़े रहते हो बकरी की तरह?
दूसरे वाले हो ना सबके सब। इसका मतलब क्या, विचार क्या आया, मनुष्य स्वार्थी है। और व्यवहार में कहां दिखता है, फ्लाईओवर पे चढ़ना हो तो उसका स्वार्थ नजर आता है। एक और चीज बताता हूं, मान लीजिए आपकी संपत्ति हो, ये आपका फोन हो, इसे ऐसे ही फेंक दोगे? नहीं, क्यों? संभाल के रखोगे बहुत, दिल के करीब एकदम, है क्यों? ये हो सकता पापा ने दिया हो और बोला हो कि बेटा यही फोन है, इसके बाद आपने खुद खरीदना, ऐसी बात हो सकती है। दूसरा क्या होगा, आपने खरीदा हो, है ना। अच्छा, मान लीजिए आपके घर का बिस्तर है, सोफा है, ऐसी जगह कूद जाते हो उसके ऊपर, या एकदम बहुत आराम से बैठते हो, थोड़ा ध्यान रखते हो टूट ना जाए। मान लीजिए आपका कोई भी सामान है, आपका खेत है, ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? हैं? अपने घर में कोने पे दीवार पे थूक देते हो? नहीं थूकते हो, क्यों? है? मान लीजिए आप पान खाते हैं, ठीक है, आप च्युइंगम खाते हैं, ये काम तो करते होगे, नीचे चिपका देना उसको, करते हो? घर में करते हो ऐसा काम? घर में नहीं करते हो, कहां करते हो? बाहर करते हो। अच्छा, मान लीजिए बाहर एक सार्वजनिक, अभी ये तो बड़ी सुंदर सुंदर दीवारें यहां दिख रही हैं, लेकिन मान लो ये दीवार किसी सरकारी दफ्तर का पिलर होता, ऐसे सीढ़ी के कोने में होता, तो आपको साफ नजर आता कि पान पान का उसके ऊपर आपको दाग नजर आता? बताइए, दाग होता कि साफ होता? दाग होता। रेलवे स्टेशन गए हो, कभी आपने देखा है जहां पर भी 90 डिग्री होगा ना दीवार में, वहां हम लोग एकदम एंगल बिठाते हैं 60 डिग्री का अपने मुंह से। ऐसा क्यों होता है? देखो नहीं देखियो, मान लो ये पिलर है, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, आप लोग देखिएगा ऐसे कर लेंगे, फेंक दोगे उस पर। क्यों फेंक दोगे? क्योंकि आपके मन में क्या है, मेरी निजी संपत्ति नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, विचार। निजी संपत्ति का ध्यान रखा जाता है, सार्वजनिक संपत्ति ट्रेजेडी का शिकार होती है। व्यवहार में कहां से आएगा, पान थूकना, ध्यान न रखना। तो ये जो हमारी धारणा है ना, ये किसका भाग बनती है, औपचारिक राजनीतिक सिद्धांत का। यानी राजनीतिक सिद्धांत में भी कई प्रकार के विचार स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। अब पकड़ में आई बात। और जो अंतिम चीज आपके पास होता है वो कहलाता है बाकायदा राजनीतिक दर्शन। ये पता है क्या, किसके बारे में बात करेंगे? इनका सिंपल तरीका होगा, ये इसके बारे में बात नहीं करते कि समाज में क्या चल रहा है, ये किसके बारे में बात करते हैं, समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, किसके बारे में सोचेंगे ये लोग, समाज कैसा होना चाहिए, है ना। ये इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि किस तरीके से व्यवहार में तथ्य को बाहर लाया जाए। इनका तथ्य से कोई सरोकार नहीं होता, ये किसी भी चीज को सिद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीमांसा करते हैं। ठीक है, कि कैसा है दुनिया, कैसा हो सकता है, क्या बनाया जा सकता है, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। ये दर्शन का जीवन बन जाता है, फिलॉसफी का जीवन बन जाता है। कायदे से आज के समय पर हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से विज्ञान भी पढ़ते हैं और दर्शन भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या रहेगा, अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत और औपचारिक राजनीतिक सिद्धांत। समझ में आई ये बात? ठीक है, क्लियर हुआ? मिटा दें इसको, हैं? अभी तो कराया, नोट नहीं किया? हाँ, लिख लो लिख लो। सिद्धांत में प्रयोग को लाया जाता है, इंपिरिकल वाले में। देखो दर्शन कर क्या रहा है, जितनी भी हमारी धारणाएं हैं ना, इस पे इसलिए इतना जोर नहीं दे रहा हूं अभी, क्योंकि फिलॉसफी वाले में तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, पॉलिटिकल फिलॉसफी में। धारणाओं पर यह चिंतन करता है, कौन सी धारणा सही है, कौन सी धारणा गलत है, क्या कैसा होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज का प्रयास किया जाता है कि जो हमारी संकल्पनाएं हैं, उन संकल्पनाओं पर भी इसमें चिंतन मौजूद होता है। जैसे आप ऐसे देख लीजिए, जब आप मेरे से पढ़ेंगे ना भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, तो हमारी धारणा क्या है कि व्यक्ति के पास अधिकार होने चाहिए। ये धारणा है कि नहीं है? मानोगे ये है? अब कितना अधिकार होना चाहिए, कैसा अधिकार होना चाहिए, अधिकार का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पूरा विचार कौन देगा? दर्शन से आएगा। इसलिए दर्शन पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। इसी दर्शन को यहां पर कैसे पढ़ा जा रहा है? दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन करके बन रहा है वो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत। तो कायदे से राजनीतिक सिद्धांत का दायरा जो है ना, वो फैला हुआ है। वो केवल और केवल अनुभव मूलक तथ्य आधारित अध्ययन तक सीमित नहीं है, उसमें दार्शनिक भी आ रहे हैं और साथ ही साथ विचार और व्यवहार की व्याख्या भी
सम्मिलित है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का दायरा बड़ा बढ़ जाता है। धारणाएं, मीमांसा, तत्व मीमांसा, मीमांसा मतलब विमर्श करना, सोचना उसके ऊपर। कभी आप लोग आगे कभी मौका मिले तो शायद आप लोग ये पकड़ पाए, जैसे आपने ये सब सुना है ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, दो शब्द होते हैं। ज्ञान मीमांसा मतलब किसी विचार के बारे में जानना, तत्व मीमांसा आसपास के हिसाब से समझना, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टमी ज्ञान, दिमाग, ये वाला नहीं सुना है कभी, इसको सिंपल समझ जाइए वरना आप लोग फिलॉसफी में ना फंस जाएंगे, क्योंकि मेरा काम क्या है, ऐसे ले जाना है फिर निकाल देना है। देखिए, जब कभी भी आप तत्व मीमांसा की बात करते हैं ना, तो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे आज के समय पर लैंगिक न्याय के विचार पर अध्ययन करना, ये क्या हो जाएगा, तत्व मीमांसा हो जाएगा। लैंगिक न्याय की संकल्पना को दूर प्राचीन समय से लेकर आज तक खोलना, है ना, या उसको खोजना, उसके ऊपर अध्ययन करना, वो क्या बन जाएगा, ज्ञान मीमांसा हो जाएगा। सिंपल। इसी तरीके से आप इसको फिलहाल अभी के स्तर पर समझने का प्रयास कीजिए। मुख्य मान लीजिए कि हम अध्ययन कर रहे हैं, दर्शन में क्या हो रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। किसका अध्ययन किया जा रहा है, समाज कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात हो रही है। साथ ही साथ क्या बात चल रहा है, कोई भी संकल्पना जो है उसका ऊपर आप ज्ञान दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए न्याय क्या है, एक आदर्शवादी राज्य क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, शक्ति कौन सी वैध है। ठीक है, जब आप इन प्रश्नों पे सोचते हैं ना, तो आप क्या क्या कर रहे हैं, आप दरअसल राजनीतिक दर्शन का काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गांधी जी ने बोला भारत कैसा होना चाहिए, ग्राम स्वराज होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, वो क्या है, दर्शन है। ठीक है, अब उसी चीज को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, गांधी का सिद्धांत, ये क्या बन जाएगा, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत। आपका टॉपिक है ना विचारधारा में गांधीज्म, गांधीवाद पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कुछ विचारकों ने बोला कि सारा का सारा दुनिया, सारा का सारा दर्शन, पूरा का पूरा राजनीतिक सिद्धांत पुरुष प्रधान है, ये क्या हो गया, दर्शन हो गया। अब हम उसे कैसे पढ़ते हैं सिद्धांत में, हम उसे पढ़ते हैं नारी अधिकारवादी सिद्धांत से। अब पकड़े बात को, हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब देखो ये क्लियर हो गया, बढ़ सकते हैं आगे। यानी आप कायदे से सोचिए हम लोग कितने आसानी से इतना कुछ करते चले गए। ठीक है, इसके पीछे आप देखिए कितना दिमाग लगाया गया होगा कि ऐसे आपके दिमाग में बैठे। मिटा दूं अब, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज आप क्लास में PSIR की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए भाई आप लोगों को है क्या और बड़ा लिख दूं, ठीक है जी। वेस्टर्न, यूरोप वाले और अमेरिकी भी, लेकिन उसमें आप जान लीजिए सबसे ज्यादा आप जो उसमें पढ़ेंगे ना, आप पढ़ेंगे यूरोप। और वो क्यों होगा, वो अब आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों है, हम यूरोप पे इतना ध्यान क्यों देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भारतीय वाला क्यों नहीं उतना ही ध्यान दिया जा रहा है, यूरोप पर इतना ध्यान क्यों होता है, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। और कायदे से अब जो आपकी क्लास में आने वाला है ना जो टॉपिक, ये आप समझ जाइए कि आपका सबसे जरूरी टॉपिक है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। और इसमें ध्यान इसलिए देना है कि आप कम से कम वो काम कर पाएं जो मैं आगे चाह रहा हूं कि आप लोग करें। प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, शुरू किया जाए। मैं कुछ और भी सोचता हूं कि कैसे हर चीज को आपके दिमाग में बिठाया जाए। देखिए, जब कभी भी आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं, उसका अर्थ जानना चाहते हैं, अर्थ का ही भाग है, तो हमारे सामने दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है राजनैतिक, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल, और एक शब्द होता है राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स। ठीक है ना, ऐसे समझिए। मान लीजिए अगर मैं बोर्ड पे लिखूं राजनैतिक सिद्धांत, तो हमारे सामने कितने शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं राजनैतिक, है ना,
इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल। और एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं राजनीति, इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पॉलिटिक्स। और आप इतना समझ लीजिए कि जैसा राजनीति की समझ है, इससे सरोकार रखने वाली चीजों को क्या बोला जाएगा? राजनीतिक बोला जाएगा। कि पॉलिटिक्स से जो जुड़ा होगा वो क्या बन जाएगा? पॉलिटिकल बन जाएगा। और इन दोनों से जो जुड़ा होगा वो क्या बन जाएगा? राजनीतिक सिद्धांत बन जाएगा। मतलब जब कभी भी हम लोग अपनी धारणाओं के बारे में एक समझ विकसित कर रहे हैं, हमारा पहला काम क्या है? राजनीति शब्द को बहुत ध्यान से समझ लेना। और राजनीति शब्द को समझना आसान काम तो है ही, लेकिन इसमें एक गंभीर समस्या भी है। गंभीर समस्या इसलिए है कि राजनीति शब्द जो है ना, उस शब्द की व्याख्याएं बहुत सारी हमारे पास मौजूद हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि राजनीति क्या होती है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में आएगा ना, सबसे पहले एक नकारात्मक अवधारणा हमारे दिमाग में प्रबल हो जाती है। क्या ये बात सही होगी या गलत होगी? मान लीजिए मैं बोलूं राजनीति, तो ये शब्द आपके दिमाग में सबसे पहले नकारात्मक विचार लाता है कि नहीं लाता है? लाता है ना। कौन कौन मेरी बात से वो होगा कि नहीं सर आप जो है आप गलत बात कह रहे हैं? बताइए कौन कौन बोलेगा कि नहीं सर ये लाता है? मान लीजिए इस शब्द की आज आपको व्याख्या में बताऊंगा। जैसे ही इसके बारे में आप विचार करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक नकारात्मक अवधारणा प्रबल हो जाती है। आप लोग सहमत है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं क्या क्या नकारात्मक धारणाएं होती हैं, तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। हो सकता है आप बोलें कि इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 1 चोरी। राजनीति मतलब चोरी। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि चोरी करने के लिए राजनीति कर रहा है। एक आप कह सकते हैं कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चालाक हो, चालाकी। एक ही नकारात्मक शब्द आता होगा शायद, हाँ देखो आने लगेगा, गुंडागर्दी, है ना। राजनीति का मतलब क्या हुआ? गुंडागर्दी। एक शब्द आपके दिमाग में आता होगा जिसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं, भ्रष्टाचार, है कि नहीं? आता है कि नहीं आता है? एक शब्द आपके दिमाग में होता होगा गबन, या फिर आपने सुना होगा घोटाला, है। एक शब्द आपके दिमाग में आता है अत्याचार। राजनीति का मतलब क्या हुआ? अत्याचार है। राजनीति का मतलब हुआ शोषण। राजनीति का मतलब क्या हुआ? भेदभाव। कौन कौन ये भी सुना है कि राजनीति का मतलब क्या होता है? भेदभाव। अच्छा, हो सकता है आपने ये भी सुना हो हेर फेर, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, है। सुना है कि नहीं सुना है? कौन कौन इन शब्दों को अपने दिमाग में राजनीति के बारे में सोच के आया हुआ है? बताओ भाई जरा बताइए। यानी राजनीति को लेके बहुत सारी पूर्व धारणाएं है ना। आप चाहें तो इसमें एक और शब्द जोड़ दीजिए, छल। छल जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो? जैसे कि कई सारे लोग क्या है बोलते हैं कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने क्या किया? पांडवों के साथ क्या हुआ? छल हुआ, यानी राजनीति हुई, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर को थोड़ा पढ़ा हो कि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ऐसी कुछ बात है ना उसमें कि युद्ध जीतने के लिए न केवल बल चाहिए, थोड़ा बुद्धि का घात, हाँ? भेदभाव, ये टूटा हुआ दबंग, हाँ, गुंडागर्दी, गबन और घोटाला। घोटाला है, गबन है ना। दबंग बनना भी राजनीति का ही भाग माना जाता है। तो होता क्या है कि जब कभी भी राजनीति पढ़ना इतना डिफिकल्ट क्यों बन जाता है कि इसके साथ बहुत सारी नकारात्मक रूप में पूर्व धारणाएं मौजूद हैं। मतलब जब कोई बच्चा हमारे पास आता है ना, तो उसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी छात्र जो है। और इसमें एक और बात जान जाओ, इसमें एक और दिक्कत है। मान लीजिए किसी को फिजिक्स पढ़ाना हो, वहां पे ये चुनौती नहीं होती। किसी को केमिस्ट्री पढ़ाना हो, ये चुनौती नहीं होगी। किसी को पढ़ाना हो बकायदा बायोलॉजी, ये चुनौती वहां पर नहीं होगी। यहां तक कि किसी को मान लीजिए समाजशास्त्र पढ़ाना हो, किसी को इतिहास पढ़ाना हो, तो ये चुनौती वहां पर नहीं होगी ज्यादा। लेकिन जब आप किसी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं तो अपने दिमाग में पहले से ये भर के आता है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं जब गया अपने गांव तो मुझसे एक बुजुर्ग ने पूछा क्या करते हो? बोला कि मैं बीए कर रहा हूं। तो बोले किस में कर रहे हो?
मैं कहा मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं। तो अच्छा क्या पढ़ रहे हो? मैं उनको समझाना भी शुरू ही कर रहा था, बोले ठहरो। मैंने कहा क्या? तो चचा ने बोला हम तुमको पढ़ा देते हैं। बोला जी कहिए। बोला राजनीति के 4 स्तंभ होते हैं, साम दाम भेद दंड, बस इसकी में है सारा राजनीति, मानते हो कि नहीं? तो मैं समझ गया कि भाई इनसे बातचीत मैं नहीं कर सकता, और मैं कहा जी हाँ। तो कह रहे हैं फिर कहाँ ले दिल्ली गए, यही नुक्कड़ से कर लेते बीए तुम। मैंने कहा एकदम सही बात कही आपने। तो होता क्या है कि जब आप कभी इस विषय को पढ़ाना चाहेंगे तो इतनी सारी पूर्व धारणाएं हैं कि पहले उन पूर्व धारणाओं को तोड़ने में ही हमारी कमर टूट जाती है। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ठीक है आज के समय पर राजनीति में ये आयाम हमें दिखते हैं, लेकिन राजनीति दरअसल एक सकारात्मक नंबर 1 और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं ये शब्द जोड़ दूं कि राजनीति क्या है, सकारात्मक है और सबसे महत्वपूर्ण मानव गतिविधि है, फिजिक्स से भी महत्वपूर्ण, साइंस से भी महत्वपूर्ण, सेना से भी महत्वपूर्ण, कुछ हद तक सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक या सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि, मानव गतिविधि क्या है? राजनीति है। तो आप लोगों को कैसा लगेगा ये सुन के? कौन कौन कहेगा कि ये बरगला रहे हैं, और कौन कौन कहेगा कि नहीं आप जो है सही बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं कैसे बताइए भाई, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर कोई नया बदलाव करना है तो वो राजनीति से ही होगा। क्यों? ऐसा क्या है राजनीति में? ना? हम लोग चुन के भेजते हैं तो वही नियम बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर आपने इसका उत्तर दिया कि सर हम ही लोग तो चुन के भेज रहे हैं, वही नियम बना रहे हैं, वही निर्णय लेंगे युद्ध होगा कि नहीं होगा, वितरण होगा कि नहीं होगा, वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और हम ही उसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं। देखिए कायदे से जब कभी भी आप राजनीति की आरंभिक शुरुआत करते हैं ना, आप इसे ऐसे मान के चलिए राजनीति एक मानव गतिविधि है। इसके माध्यम से किया क्या जाता है? वो लोग जो एक साथ आपस में मिलकर राजनीति कर रहे हैं वो दरअसल आपस में एक साथ आके उन नियमों या कानून आदि का नंबर 1 निर्माण करते हैं, नंबर 2 इन कानूनों या नियमों में संशोधन करते हैं, या नंबर 3 इन्हें संरक्षित करते हैं जिनके तहत वो रहते हैं। ठीक है, यानी क्या है, ये कौन सी गतिविधि है? एक मानव गतिविधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति या मान लोग क्या करते हैं? उन नियमों का निर्माण करते हैं जिनके तहत वो रहना चाहते हैं, उन नियमों में संशोधन करते हैं जिन्हें वो बदलना चाहते हैं, और उन नियमों को संरक्षित रखते हैं जिन्हें वो बना चुके हैं। इससे होता क्या है? हम हर एक प्रकार के निर्णय को राजनीति के माध्यम से करते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ निकलता है, राजनीति कभी भी एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। ठीक है, वो पेड़ के साथ राजनीति नहीं होती है, जानवर के साथ राजनीति नहीं होती है। राजनीति हमेशा कहां पे होगी? जहां पे एक से ज्यादा मनुष्य होगा, या आप ऐसे मान लीजिए एक समूह में ही राजनीति हो सकती है। अकेले टापू पे मान लो आप फंस जाओ तो आप राजनीति नहीं कर सकते। इसमें एक और चीज है, एक बहुत कमाल के विचारक थे जिनका नाम है अरस्तु। कौन कौन उनका नाम जानता है? अरस्तु का। अरस्तु का नाम सुना है आप लोगों ने? अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि मानव पता है क्या है? मानव दरअसल एक राजनीतिक प्राणी है। ये शायद आप लोगों ने काफी सुना होगा इसके बारे में, कभी ना कहीं तो कहीं सुने ही होंगे कि मैन इज अ जून पॉलिटिकन। वो मैन शब्द लिखे, मैं यहां पे मानव शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि मानव क्या है? एक राजनीतिक प्राणी है, मतलब वो बिना राजनीति के जी ही नहीं सकता। अरस्तु ने ऐसी बात क्यों कही होगी? सिंपल कारण है कि राजनीति के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? उन आधारभूत नियमों को बना रहे हैं, उनमें संशोधन कर रहे हैं और उन्हें संरक्षित कर रहे हैं जिसके तहत हम रहना चाहते हैं। यहां से एक और बात निकलती है। आप मान लीजिए आपको कोई एक्स नाम का नियम बनाना है, तो क्या सभी के विचार एक जैसे होंगे? मान लीजिए आपको कोई एक्स नाम का नियम बनाना है, ठीक है, सिविल सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट शिक्षण अधिनियम बनाना है, ठीक है, ये वाला, तो क्या आप सबके विचार एक जैसे होंगे?
या आपके विचार अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। तो मान लीजिए आपके विचारों में क्या मैं लिख सकता हूं कि भिन्नता होगी, हाँ या ना? अगर मान लीजिए आपके विचारों में भिन्नता होगी तो क्या यह संभव नहीं है कि आपके बीच में मतभेद हो जाए? यस और नो? तो राजनीति क्या बन जाती है? मतभेद निवारण का माध्यम या साधन। राजनीति के माध्यम से आप क्या करते हैं? अपने मतभेदों को सुलझाते हैं, ठीक है, अपने मतभेदों को साइड करते हैं, अपने मतभेदों को इतना बड़ा नहीं बनने देते कि वो मतभेद से आगे चल के मनभेद में तब्दील हो जाए। राजनीति आपको वो मार्ग दिखाती है जिसके द्वारा आप इन सारी बातों को सुलझा सकते हैं। यानी राजनीति कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है? समस्या समाधान से। कौन कौन इस बात से सहमत होगा अब कि राजनीति में कहीं ना कहीं इसके केंद्र में समस्या समाधान शामिल है, कि हम अपनी समस्याओं को सुलझाना चाह रहे हैं इसलिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, समस्या को तो कई तरीकों से सुलझाया जा सकता है। मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, आपको उसकी बातें पसंद नहीं है, आप उसे जान से भी मार सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं? मान लीजिए कोविड का वायरस फैल रहा है, बॉम्ब गिरा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। जिन जिन लोगों के पास कोविड है एक बार में सबको उठाओ, एनकाउंटर कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या गलत है इसमें? कुछ गलत है क्या? मान लीजिए उत्तरी कोरिया चले जाइए, किम जोंग उन, जिसका वो गर्दन ही नहीं दिखता है, के बारे में कथित तौर पर एक खबर फैली, पहला केस कोविड का आया, किम जोंग उन ने गोली मरवा दी। मान लीजिए हम भी ऐसा कर दें, कथित तौर पर फैली थी, मतलब एक मीम बना था, मैं उससे शेयर कर रहा हूं। एडोल्फ हिटलर नरसंहार, अंतिम समस्या निवारण का समाधान है, मरवा दो इनको। ऐसा क्यों नहीं आप करना चाहेंगे? क्या दिक्कत है इसमें? मुझे ये सब मत कहिएगा सर मानवाधिकार होते हैं, सर ये होता है, सर वो होता है, ये सब बकवास बातें हैं। क्यों बताइए, क्यों नहीं कर सकते आप इसको? शासन चलाएंगे, दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन राजनीति यहां पर कर क्या रही है फिर? अगर आपको यह मौका नहीं दे रही कि आप जान से मार दें तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, समस्या निवारण के कई तरीके के पैमाने हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं हिंसा का प्रयोग करके अपनी समस्याओं को सुलझाना, और एक क्या होता है? अहिंसा का प्रयोग करके अपनी समस्याओं को सुलझाना। जैसे मान लीजिए विचारण करके, ये मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? जैसे मान लीजिए विमर्श करके, है ना? जैसे मान लीजिए आपस में समझौता करके, जैसे मान लीजिए आपस में सहमति के लिए कार्य करके। राजनीति पता है क्या है? राजनीति समस्या निवारण का अहिंसात्मक साधन है। राजनीति हिंसा के मार्ग को कभी भी आपके आगे प्रस्तुत नहीं कर सकती है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, जब कोई बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं ना, तो वहां हम लोग क्या कहते हैं? मिलिट्री सॉल्यूशन अलग होता है ना, सैन्य समस्या निवारण का अलग होता है, और पॉलिटिकल सॉल्यूशन अलग होता है। जैसे मान लीजिए आतंकवादियों से निपटना हो तो मिलिट्री सॉल्यूशन क्या होगा? गोली मारना उनको। और पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या होगा? उनके साथ वार्ताएं स्थापित करना, है ना? जैसे मान लीजिए खालिस्तान का आंदोलन जब अपने चरम पर था तो मिलिट्री सॉल्यूशन क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, कि आप जाइए गुरुद्वारे में घुसकर जिन जरनैल सिंह भिंडरवाले को पकड़ लीजिए। और पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या था? जो राजीव गांधी ने अपनाया, कि जितने ये अलगाववादी हैं उनके साथ वार्ता करके समस्या का समाधान किया जाए। यानी राजनीति आपको क्या देती है? निर्णय के मामले में कोई समस्या हो, संशोधन संरक्षण के मामले में कोई समस्या हो, कोई भी मतभेद हो, उसको सुलझाने का अहिंसात्मक मार्ग प्रशस्त करती है। किस किस को यह बात समझ में आई समझ में? इतना ही नहीं, इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप राजनीति को पढ़ना चाहेंगे ना, तो आप देखिए ये जो भिन्नता है ना, इसके कारण दो और बातें निकलती हैं। एक के बाद एक, परत दर परत मैं खोलता रहूंगा कि आपको एक एक बात क्लियर होती रहे। भिन्नता का पहला मतलब क्या हुआ? कि आपके बीच में मतभेद है, हाँ या ना? अब मतभेद से क्या निकल के आएगा? कि आप अपनी बात को ऊपर रखना चाहेंगे। कौन ये काम नहीं करना चाहेगा? ऊपर रखना चाहोगे। यानी आप चाहेंगे कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा सत्ता हो। ये चाहोगे कि नहीं चाहोगे?
मान लीजिए आप एक समाज में रहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी बात को ऊपर रखा जाए, तो आप ये चाहेंगे ना कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा सत्ता हो, या आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, जैसी जजमान की इच्छा वैसा हम कर लेंगे, वो करोगे या अपनी बात को ऊपर रखवाना चाहोगे? अपने ऊपर रखना चाहोगे। तो एक तो होता है कि राजनीति में कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करने का विचार निहित होता है, एक ये होता है। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगर मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें, तो क्या सत्ता आप अकेले दम पर प्राप्त करते हैं, या आप एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ कार्य करके भी अपनी बात मनवा सकते हैं? मान लीजिए मैं आपको एक और विकल्प दूं कि क्यों ना हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करें और इस सहयोग के माध्यम से अपनी बात को मनवा लें। तो क्या यह ऑप्शन आपके पास होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। जैसे आप देखिए सीटेट के प्रश्न का मुद्दा, पहला तरीका क्या है कि आप चले जाइए यूपीएससी का हेड बन जाइए और आप जो है बदल दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, आप चुनाव लड़िए, भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए और आप जो है सीसेट के मामले को बदल दीजिए। तीसरा तरीका क्या है, आप हिंसात्मक क्रांति करिए, सत्ता प्राप्त करिए और यूपीएससी को ही तबाह कर दीजिए और आप जो है पूरा व्यवस्था बदल दीजिए। ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं, कर लो, कर सकते हो। तो एक और ऑप्शन क्या है, क्यों ना हम सब मिलकर, हम सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, नंबर एक। नंबर दो, हम सभी वो विद्यार्थी जो अपना अंतिम जो अटेम्प्ट था वो कोविड के कारण अच्छे से नहीं दे पाए। नंबर तीन, हम सभी वो विद्यार्थी जिनके पास अब और कोई अटेम्प्ट नहीं बचा है, यही है आखिरी, वो हम क्या करें, हम सभी वो विद्यार्थी जिनके पास और भाई बहन है जो यही सामना कर सकते हैं, हम सब मिलकर दबाव बनाएं। ये भी तो एक विकल्प है आपके पास। तो राजनीति पता है क्या करता है, राजनीति आपको मिलकर सहयोग करने के लिए भी उत्सुक बनाता है। ये वो जगह बनाता है कि आप इस काम को कर सकें, मिलकर कार्य करना। इसीलिए राजनीतिक शक्ति में सहयोग शामिल है। और एक बहुत कमाल की विचारिका थी, उनका नाम भी आपके सिलेबस में लिखा है, हाना आरेंट। ठीक है, क्या नाम था इनका? हाना आरेंट। और हाना आरेंट ने एक बात कही थी कि जब आप राजनीतिक शक्ति के बारे में कभी भी कुछ समझना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मिलकर कार्य करना। उन्होंने इस प्रकार से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया और इसमें भी वो अंग्रेजी में लिखती हैं इसको, एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट मतलब मिलकर कार्य करना। तो मान लीजिए कभी यूपीएससी आपसे पूछे ना कि एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, मिलकर कार्य करने की व्याख्या कीजिए, तो आपको कुछ और नहीं लिखना है, आपको इसी राजनीति के विचार से आते हुए यह समझाना है कि कैसे राजनीति सहयोग की तरफ हमें प्रेरित करती है। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना है। अब देखो दिक्कत क्या है, दो अपरिहार्य स्थितियां हैं कि मेरे ख्याल से राजनीति हमेशा समाज में लागू रहेगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोलें कि सर ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि राजनीति हमेशा समाज में लागू रहे, पर इतना जान लीजिए मेरा यह मानना है कि राजनीति कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं कि राजनीति कभी भी खत्म नहीं होगी? आपको क्या लग रहा है, मैं सही कह रहा हूं कि गलत बात कह रहा हूं? क्यों राजनीति खत्म नहीं हो सकती है समाज से? क्यों नहीं हो सकती? गंदी है इसलिए? फिर नहीं तो उससे क्या दिक्कत है? जैसे अरस्तु जो थे, ये पता है क्या बोलते थे, राजनीति मास्टर विज्ञान है। अंग्रेजी में आप इसको लिख लीजिए, मास्टर साइंस है। अरस्तु ऐसे सोचते थे, मास्टर विज्ञान है, इससे बड़ा कोई विज्ञान ही नहीं है। तो वो क्यों कह रहे हैं, क्या राजनीति समाप्त नहीं हो सकती? मान लीजिए मैं एक प्रश्न आपके सामने रख दूं, राजनीति का अंत, ठीक है, खत्म कर दे मान लो अगर हम लोग राजनीति का अंत, तो आप कह रहे हैं कि सर राजनीति कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, ऐसा क्यों?
देखिए, दो प्रमुख कारण है इसके, केवल दो ही कारण आपको जानने चाहिए, इससे ज्यादा आपको कारण भी नहीं समझने हैं। ये दो प्रमुख कारण क्या है? नंबर वन, हम लोग भिन्न हैं, हां या ना? हमारे विचारों में हमेशा विविधता रहेगी। हम रोबोट नहीं है भाई, हमारे विचार हमेशा बदलेंगे। कभी हमें एक बात सही लगेगी तो कभी हमें दूसरी बात सही लगेगी। जब हमारे बीच में भिन्नता रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? मतभेदों का पनपना स्वाभाविक है, हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? मतभेद आएंगे कि नहीं आएंगे? और मतभेद का निवारण करने का, समस्या समाधान का अहिंसात्मक मार्ग कौन सा है? राजनीति है। तो जाहिर सी बात है, हमारी विविधता हमेशा हमें राजनीति करने के लिए मजबूर करेगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है? ये तो सब जान गए कि सर जरूरत पड़ेगी तो मतभेद होगा। दूसरा कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि हम कह रहे हैं कि नहीं, राजनीति तो अंत नहीं दिखता इसका, ये तो चलती रहेगी? वो इसी का भाग है, विचार विमर्श होगा तो बहस होगी, दुनिया भर की बातें। दूसरा कौन सा कारण हो सकता है कि मैं कह रहा हूं कि राजनीति का अंत संभव नहीं है? ये असंभव काम है, ये अंत कभी नहीं होगा। कौन कौन इस व्यक्ति को जानता है? कार्ल सेगन, खगोलीय वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉमर थे। उनकी एक स्पीच है, कभी जीवन में आप सुनिएगा। स्पीच का नाम है पेल ब्लू डॉट। आप लोग ये स्पीच सुन लीजिए, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। पेल ब्लू डॉट, पेल समझते हो? थोड़ा सा धुंधला टाइप, पेल नीला, एक डॉट पॉइंट की तरह, धब्बा की तरह। पृथ्वी के बारे में उन्होंने लिखा था। अब सोचिए, क्यों राजनीति जो है अंत नहीं हो सकती? मैं उत्तर दूं, क्योंकि अभी तक जितना हमने दुनिया को जाना है ना, हमारे जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। और चूंकि हमारे संसाधन सीमित हैं, राजनीति का प्रमुख प्रश्न क्या है? कैसे समाज का निर्माण हो, नियम बने, कानून बने, संसाधनों का वितरण किया जाए। यही तो है ना हमारे सामूहिक जीवन में, संसाधन का वितरण कैसे हो। राजनीति का प्रमुख प्रश्न यह है कि नहीं है? तो जब यही इसका प्रमुख प्रश्न है और संसाधनों का अंबार नहीं है, संसाधन सीमित हैं, तो जाहिर सी बात है आप हमेशा बहस करेंगे कि कैसे संसाधनों को बांटा जाए। इसलिए दो प्रमुख कारण है कि हम बोलते हैं राजनीति विज्ञान में कि इस विषय का और इस मानव गतिविधि का कभी भी अंत नहीं हो सकता। चाहे आप मंगल पर चले जाओ, चाहे आप प्लूटो पे चले जाओ, चाहे आप लोग किसी और दुनिया में चले जाइए, वहां पर भी संसाधन आपको सीमित ही मिलेंगे। बल्कि जानते हैं वहां पे राजनीति किस चीज में होगी? कौन पहले मंगल जाएगा, है कि नहीं? कौन पहले वहां का पानी का इस्तेमाल करेगा? आप वहां पर इन प्रश्नों के ऊपर अपने मतभेदों को साझा करने लगेंगे। लेकिन इसमें एक बात जान लीजिए, एक कुछ मतलब दिमाग में बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं कुछ परिभाषाएं आपको दूंगा। जैसे एक व्यक्ति हैं अमेरिकी मूल के, वो कहते हैं कि राजनीति पता है क्या है? बड़ा ही सुव्यवस्थित संगठनात्मक ढांचा है जिसके माध्यम से समाज में घृणा को फैलाया जाता है ना? सुव्यवस्थित संगठनात्मक ढांचा जिसके माध्यम से क्या होता है? घृणा को फैलाया जाता है। कितना नकारात्मक परिभाषा है। एक व्यक्ति है, वो बोलते हैं राजनीति का मतलब क्या हुआ? जल्दी से जल्दी भ्रष्टाचार करके सारी शक्ति प्राप्त करने का साधन। यानी ऐसे विचार हैं। दूसरा एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि क्या हर जगह राजनीति होती है? क्या घर में राजनीति होती है? क्या स्कूल में राजनीति होती है ना? इस प्रकार से एक प्रश्न होता है। जैसे आप लोग बोलेंगे हाँ होती है, मुझे कम नंबर मिले थे। आप लोग ये बोल सकते हैं, कोई हाँ होती है, मेरे दोस्तों ने मिलकर मुझे पीट दिया था, है ना? यानी कायदे से क्या राजनीति अलग अलग जगहों पर होती है? क्या ये सार्वभौमिक है या इसकी सीमाएं हैं? तीसरा आता है कि राजनीति के अर्थ क्या क्या है। मतलब नकारात्मक से तो आगे बढ़ गए ना, ये तो आप लोग मानेंगे अब कि इसका सकारात्मक पहलू है। कौन कौन इस बात को मानेगा? अब इसमें दिक्कत यह है कि हम अभी भी राजनीति को आरंभिक रूप में समझ गए हैं, लेकिन हमारे दिमाग में राजनीति के अलग अलग आयाम की कोई धारणा नहीं बनी है ना? क्या कोई आयाम आपको पता लगे अभी तक?
आपको एक भी आयाम समझ में अभी तक नहीं आया कि राजनीति के आयाम क्या क्या होते हैं, डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं। इतना जान लीजिए, राजनीति के जितने आयाम है ना, वो सभी के सभी आयाम क्या हैं, वैध हैं। एक भी ऐसा आयाम नहीं है जिसे आप अवैध मानेंगे। और कायदे से यदि मैं आपको एकदम सरलता से बताना चाहूं तो पॉलिटिकल साइंस में राजनीति के 4 प्रमुख आयाम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 प्रमुख आयाम हैं। और जो सबसे पहला आयाम है उसे बोला जाता है, और वो आपका समझ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है, और वही वो आयाम है जिसके कारण नकारात्मक अवधारणा फैली है। अगर वो आयाम हटा दो तो नकारात्मक अवधारणा नहीं फैलेगी। राजनीति का जो पहला आयाम होता है, यहां मैं लिख देता हूं, पहला आयाम, इसको बोला जाता है, राजनीति का अर्थ क्या है? सरकार की कला। ठीक है, क्या है ये? सरकार की कला, मतलब आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, सोचो, एनी गेसेस कि आर्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे एक बड़े बड़े व्यक्ति थे, उनका नाम है, जर्मन मूल के थे, उनका नाम है चांसलर बिस्मार्क। क्या नाम है? चांसलर समझते हो ना, जैसे हमारे यहां राष्ट्रपति है ना, ऐसे ही चांसलर का पद हुआ करता था, चांसलर बिस्मार्क। और इन्होंने कहा था, इनका एक कथन है, मतलब इनका एक वक्तव्य है, इन्होंने कहा राजनीति कोई विज्ञान नहीं है। क्या कहा इन्होंने? राजनीति कोई विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक कला है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? यह एक आर्ट है। इसके बाद इन्होंने एक और चीज कही कि किस चीज का आर्ट है, तो इन्होंने कहा राजनीति दरअसल संभावना की कला है। क्या है ये? संभावना की कला है। अंग्रेजी में आप इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्या क्या संभव हो सकता है उसे पूर्ण करने की कला क्या होती है? राजनीति होती है। जैसे इसका मतलब क्या है, कायदे से हम यह बात समझना चाह रहे हैं कि समाज में ना, ये अर्थ पता है क्या, इसका अर्थ क्या निकलेगा? पहला अर्थ इसका निकल रहा है कि समाज में नियम या कानून बनते कैसे हैं। ठीक है, क्या अर्थ निकल रहा है? नियम या कानून बनते कैसे हैं, नंबर 1। दूसरा अर्थ इसमें निकल रहा है कि कैसे जो हमारे सामूहिक निर्णय हैं, यानी कि हमारे कलेक्टिव डिसीजन, ठीक है, हमारे सामूहिक निर्णयों को समाज में लागू कैसे किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस कार्य में संलग्न है तो वो किस कार्य को कर रहा है? सरकार की कला वाले कार्य को कर रहा है। जैसे मान लीजिए आज के समय पे आप इसे अगर एक उदाहरण से समझना चाहें तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? मणिपुर में सरकार क्या चाह रही है? शांति हो जाए। क्या शांति हो पा रही है? यानी सरकार उस कला को पकड़ नहीं पा रही है कि नहीं? यही है ना आर्ट ऑफ द पॉसिबल। हम क्या चाह रहे हैं संभव कराना कि मणिपुर में हिंसा रुक जाए, लेकिन हम अभी उसे कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, है ना? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सरकार दिल्ली में क्या चाहती है? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रुक जाए, है ना? यह हमारा सामूहिक निर्णय है कि नहीं है? यह नियम कानून की तरह है कि नहीं है? लेकिन उसे हम लागू नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लागू करवाना किसी तथ्य और एक्सपेरिमेंट का सवाल नहीं होता है, लागू करना एक कला होता है। लागू करवाने में कला शामिल है कि आपको यह हुनर आता है कि नहीं आता है। स्किल समझते हो ना, स्किल। यह दरअसल कहां से विचार निकल के आ रहा है कि राजनीति एक हुनर की तरह है, यह एक कौशल है। किस चीज का कौशल? किसी आकांक्षा को संभव कर देने का कौशल। जैसे अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले सरकार बनी थी, सबको लग रहा था कि
गए पवार साहब हैं, और पवार साहब ने क्या किया, बड़ी बरसात में खड़े होकर उन्होंने पूरा का पूरा एक स्पीच दिया बड़ा सा, और पहले ही उन्होंने अजीत पवार को भेज दिया कि जाओ उधर मिलकर तुम कुछ कर लो। वो उधर जा चुके हैं, सरकार उनकी बनने वाली है भाजपा की, है ना। और अचानक से आपको पता लगता है कि अजीत पवार वापस अपनी चाचा के पास है, और फिर आपको दिखता है कि एनसीपी की सरकार बन गई। ये क्या हुआ, आकांक्षा क्या थी, सरकार बनाने की आकांक्षा थी, और उसे कौशल की तरह, एक हुनर है ये, ठीक है, क्या है ये, हुनर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इतनी रियासतें, कितनी रियासतों को जोड़े थे भारत से, वो नंबर बताइए, संख्या, कितनी रियासतों को जोड़ते सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आप सोचिए, वो विज्ञान था कि कला थी, कला हुआ ना। तो कायदे से जो पहला राजनीति का अर्थ होता है कि ये संभावना की कला है, कैसे आप किसी चीज को संभव बनाते हैं। भारत का सपना, एक भारत, रियासतें हमारे साथ होंगी, लोकतंत्र होगा। अच्छा, सामने एक और व्यक्ति है जो दूसरा कला खेल रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना। वो क्या कर रहे हैं, विखंडित भारत के बारे में काम करना चाह रहे हैं कि भारत को बांट दिया जाए, लेकिन वो कायदे से नहीं कर पाए। अंग्रेज तो पूरा फेंच फेंसा के चले गए थे। अंग्रेजों ने कह दिया बहुत सारे राजाओं को कि आप अगर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो रह लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, नेहरू जी से मिलकर भारत को एकजुट कर लिया। दुनिया बट चुकी है, दुनिया बट चुकी है उस समय, और नेहरू ने उस दुनिया में क्या किया, दोनों गुटों से अपना फायदा निकलवा लिया। वो क्या था, है ना, ये होता है आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जो असंभव लगे यदि आप उसे संभव कर लेते हैं, मतलब आप राजनीति में माहिर। ये पहला अर्थ है राजनीति का। मजेदार है कि बेकार है, हैं? इस तरीके से आप इसे कला की तरह देखिए। होता क्या है, लोग क्या करते हैं, ये पढ़वा देंगे वो रटवा लिए। अरे आप इसको समझ जाइए, अब जीवन भर आप नहीं भूलेंगे कि पहला अर्थ कहां से निकल के आता है। राजनीति संभावना की कला है, असंभव को संभव करने की कला है, ठीक है। आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। एक और शब्द यहां पे चलता है, असंभव को संभव बनाने की कला क्या है, राजनीति है, ठीक है, इसका हुनर। अब आप ध्यान रखिएगा, आपके सवाल कोर्ट से आते हैं, आते कि नहीं आते हैं। मान लो आपसे यह सवाल आ जाए, इसी के ऊपर 150 शब्द लिखने हैं, तो एक्टन साहब का नाम आएगा। ये इनके मैं जवाब बता देता हूं। एक तो चांसलर बिस्मार्क थे, यहां पे आपके जो हैं लॉर्ड एक्टन भी शामिल हैं, उनका भी एक कोट मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप केवल नाम पे मत जाइए, ये दरअसल इस बात को बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो अभी के लिए आप केवल इस बात को ध्यान रखिए, मैं आपको बता दूंगा। और लॉर्ड एक्टन के भी कई सारे शब्द हैं शक्ति को लेकर, और चांसलर बिस्मार्क के भी कई सारे शब्द हैं आर्ट ऑफ मेकिंग द थिंग्स पॉसिबल को लेकर। थक गए हैं, थकान हो गया। पहला आयाम है, 4 आयाम है इसके। आकाश, अरे कोई है ही नहीं। एक मिनट आ रहा हूं मैं। पहला आयाम तो करवा ही दें आज क्लास में ना, इसे आधे पे क्यों छोड़े हम लोग, इसे खत्म करके जाएंगे, है कि नहीं। थकान हो गई अब। इसे मैं कहा था ना, 2.5 घंटे जैसे ही बीतते हैं आप लोग का चेहरा पहले एकदम वो होता है ऐसा वाला, सब पढ़ लूंगा सब पढ़ लूंगा सब आ जाएगा, है ना। जैसे ही 2.5 घंटा बीतता आप लोग ऐसे होते हैं, और नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब मैं बेहोश हो जाऊंगी, है? 3 घंटा कहां हो गया है, 2.5 घंटा हुआ है, 10 मिनट आगे से ना, 3 घंटा भी नहीं हुआ है। बस 3 घंटा कहां हुआ है, नहीं। 9 बज के ठीक 8 या 10 मिनट में मैंने शुरू किया, है ना, 5 मिनट का ब्रेक दिया बीच में। अभी कितना बज रहा है, 11:55 हो रहा होगा, 57 हो गया है। हाँ तो 5 मिनट वो काटो, 9-10 से जोड़ो, 2 घंटा 35 मिनट हुआ है ले देके, तो 2 घंटा 35 मिनट ही हुआ ना, कि 3 घंटा हो गया है। अच्छा एक आयाम तो कर लो, है ना, ये आयाम कंप्लीट कर लेते हैं।
थक गए हो तो फिर ऑफ कोर्स मैं नहीं करा सकता हूं, लेकिन एक आयाम आपका हो जाना चाहिए। चलिए इसको इसलिए कर लीजिए क्योंकि इसको आधे पे मत छोड़िए, ये आपको सबसे अच्छे से पता होना चाहिए, यही आपको सबसे ज्यादा काम भी आएगा। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसे आप कहते हैं सरकार की कला वाला आयाम ना, या राजनीति का एक अर्थ, ये दरअसल सबसे ज्यादा पारंपरिक अर्थ है। कौन सा अर्थ है ये? पारंपरिक अर्थ है, मतलब कि सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल अर्थ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अर्थ सीधा निकल के आ रहा है ग्रीस से। ठीक है, कहां से आ रहा है ये? ग्रीस से। आपने शायद कभी ये नाम सुना होगा, पोलिस। अगर मान लीजिए आप लोगों ने अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत खुद भी की है तो आप लोगों ने इस नाम को जरूर सुना होगा, पोलिस। पोलिस जानते हैं क्या है? पोलिस प्राचीन ग्रीस में, ठीक है, प्राचीन ग्रीस में पोलिस दरअसल छोटा सा नगर राज्य के लिए इस्तेमाल करना जाने वाला शब्द था। छोटा इसलिए कह रहा हूं, छोटा का दो अर्थ है। नंबर वन, एक तो इसमें जनसंख्या बड़ी कम होती थी, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे किसी पोलिस में। दूसरा, इसका जो दायरा है या जो इसका भू क्षेत्र है, ये भू क्षेत्र भी बड़ा छोटा हुआ करता था। पोलिस दरअसल नगर राज्य कहलाता था, और जो कुछ भी नगर राज्य से संबंधित होगा या नगर राज्य की सरकार से संबंधित होगा, ठीक है, जो कुछ भी इस नगर राज्य से संबंधित होगा या इसमें काम कर रही सरकार से संबंधित होगा, उसे ही हम लोग राजनीति बोलते थे। पहले क्या था? इसी का अर्थ हुआ करता था राजनीति। अब इसका मतलब क्या है? आप लोग शायद कभी प्राचीन ग्रीस ना, इसके बारे में हो सकता है हिस्ट्री में आप लोग कुछ चीजें पढ़ें, लेकिन आप ऐसे सोचिए, आज से लगभग मतलब हजारों वर्ष पहले मनुष्य क्या था? मनुष्य किस प्रकार का था? जंगली था ना, हम लोग जंगली थे। मतलब कल्पना भी नहीं करे होंगे कि घर बना के रह रहे हैं। उस जमाने का मनुष्य आ जाए तो भाग जाएगा हम लोगों को देख के। और इतना ही नहीं, हो सकता है आप लोग कभी ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल या इतिहास पढ़ें तो आपको एक और चीज पता लगे कि मनुष्य की जो प्रजाति है, होमोसेपियंस कहलाते हैं हम लोग। होमोसेपियंस के अलावा भी तो अलग अलग रहे हैं। जैसे क्या आप लोगों ने कभी सुना है निएंडरथल नाम के एक आए थे, है ना, वो सब थे। तो कायदे से क्या है कि कई प्रकार के अनुसंधान आप मान लीजिए प्राकृतिक स्तर पर हुए हैं, और धीरे 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 क्या है, हम लोग आगे बढ़े हैं। उसके बाद मनुष्य के पास एक कमाल की चीज आती है जिसे हम बोलते हैं भाषा। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा लोग बोलते हैं बात करने का साधन है, ये बोलते हो ना। भाषा बात करने का या संचार का साधन नहीं होता है। भाषा दरअसल अपनी बात को अभिव्यक्त करने का साधन है। संचार का चरित्र तो उसमें बाद में आता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित होना शुरू हो रही हैं। जैसे आप लोग इतिहास में जरूर इसको पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता सुना है आप लोगों ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने सुना होगा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपने शायद कभी ये सुना हो जिसे हम लोग बोलते हैं इजिप्ट की सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता आपने सुना होगा, है ना। यहां तक कि आप लोगों ने शायद कभी ये सुना हो सुमेरिया। सुमेरिया सुना है? जैसे मान लो सबको अगर लिखते चलो आपको बहुत सारी सभ्यताएं आएंगी, है ना। मानव के इतिहास को थोड़ा सा यदि हम टटोलें तो हमें क्या क्या पता लगता है। अतीत में हमारे पास एक सिंधु घाटी सभ्यता है, हमारे पास अतीत में चीन की सभ्यता है, हमारे पास अतीत में जाहिर सी बात है सुमेरिया, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता कहलाता था, ये है। मिस्र की सभ्यता है हमारे पास। आपने कभी उनके बारे में सुना है जो माया सभ्यता थी, मायन सिविलाइजेशन, ये ब्राजील, इंका सिविलाइजेशन कभी आपने नाम सुना हो, जो सूर्य की पूजा वो भी किया करते थे, है ना। इंका वाला शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो कायदे से मायन सिविलाइजेशन आदि हमारे पास बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं। और जैसे जैसे ये जो लोग हैं ना, ये लोग जब नदी किनारे रहने लगे और खेती बाड़ी करके सेटल होने लगे, मतलब एक जगह पे जमा होने लगे, वहां से आपको समझ में आता है कि राजनीति की कमोबेश शुरुआत हमें नजर आती है कि हाँ, तब शायद राजनीति की बातें की जाने लगी होंगी। जब हम लोग खाना बदोश थे, जा रहे हैं, हाँ? शिकार कर रहे हैं, खा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत बांट लिया, वहां बहुत ज्यादा राजनीति नहीं हो रही है।
लेकिन जब हम जुटना शुरू होते हैं तब होता है। और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां जहां सभ्यताएं विकसित हुई उतने ही हमले हुए। जैसे मान लो सुमेरिया विकसित हो रहा है, कबीले उस पर हमले कर रहे हैं। आपने शायद सुना होगा इनके बारे में, मार्कस ऑरेलियस, रोम का साम्राज्य। रोम के साम्राज्य पर जर्मन जंगली जो है हमले किए जा रहे हैं। आपने शायद सुना होगा चीन का साम्राज्य, मंगोल के कबीले उन पर हमले किए जा रहे हैं। आपने भारत के बारे में सुना होगा, है प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, खर दूषण, वहां पे आप सुनते होंगे कि असुर हमले किए जा रहे हैं। सुनते कि नहीं सुनते हो? अब उसको देखो, अब उसे धार्मिक नहीं पढ़ना है, अब उसे अकादमिक दृष्टि से पढ़ना है कि कायदे से देव और असुर का संग्राम, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं और असुर आके वहां पे तमाशा कर दे रहे हैं। ये सब क्या है? जब जहां जहां सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, लोग कहते हैं कि दो प्रकार से इसका अंत हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि बड़ी प्राकृतिक त्रासदा आई, सरस्वती नदी सूख गई तो सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि हमला हुआ था, हमलावर थे, उन्होंने आके इस सभ्यता का नाश कर दिया। तो इस तरीके से ये होता रहा है। और इन सब के बीच में एक सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही है, जिसे हम कहते हैं ग्रीस की सभ्यता। और वो सभ्यता जानते हैं क्या थी? ग्रीस की सभ्यता अपने आप में बड़ी कमाल की सभ्यता नहीं थी, थोड़े मूर्ख थे ये सब, ये वाकई में मूर्ख थे। इनसे ज्यादा बेहतर तो मिस्र में काम चल रहा है, इनसे ज्यादा बेहतर तो हिंदुस्तान में काम चल रहा है, इनसे ज्यादा बेहतर तो चीन में काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप पहुंचते हैं 15,000 साल पहले से आप शुरू कीजिए, करते 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 जैसे ही हम 500 ईसा पूर्व आते हैं, 300 ईसा पूर्व आते हैं, मतलब 100 ईसा पूर्व आते हैं, हमें नजर आता है कि ग्रीस बाकायदा बहुत अच्छे से आगे बढ़ चुका है। और ग्रीस जब अपना दुनिया में परचम लहरा रहा है, उस दुनिया में यूरोप की, उस समय आप देखिएगा भारत में आपको नजर आते हैं बुद्ध, ठीक है, भारत में हमें नजर आते हैं अशोक, भारत में आपको चंद्रगुप्त मौर्य नजर आएंगे, चीन में आपको नजर आते हैं कन्फ्यूशियस जैसे लोग जो अलग दर्शन दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर था, ग्रीस में वैज्ञानिक विधि पर बहुत जोर था। जैसे अरस्तु नाम का व्यक्ति है, ये हर चीज को वैज्ञानिक विधि से समझना चाह रहा है। आप लोग अक्सर एक शब्द सुनते हैं मिथ, MYTH। किस किस ने इस शब्द को सुना है अपने कभी भी जीवन में? MYTH, मिथ, मिथ्या, है ना। मिथ्या को आजकल क्या समझा जाता है? भ्रम वाली चीज है ना, किसका कोई आधार नहीं। पर जानते हैं मिथ्या क्या होता है असल में? उसका असली शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ होता है कि जैसा दिख रहा है वैसी व्याख्या करना। जैसे कि अगर मान लीजिए उस जमाने में चंद्र ग्रहण लगा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? चांद के ऊपर काली शक्ति का साया, यही बोल देंगे ना। मान लीजिए सूर्य ग्रहण रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? सूर्य के ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का साया आ गया है। यानी वैज्ञानिक विधि वहां भी थी, लेकिन आज के जमाने की वैज्ञानिक विधि नहीं थी। और ग्रीस में बहुत पहले से ही राजनीति और धर्म को अलग करने का पूरा का विचार आ चुका था। राजनीति, राज व्यवस्था अलग रूप में काम करेगी और धर्म अलग रूप से काम करेगा। ये ग्रीस का कल्चर था, उनके यहां की सभ्यता ऐसी थी। हमारे यहां क्या था? धर्म और राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। राम राज्य, धर्म आधारित राज्य, दर्शन वाला राज्य, आध्यात्मिक राज्य, हमारे यहां यह कल्पना चल रही है। और फिर जब आप देखते हैं तो लगभग पहला वर्ष जो है, मतलब ईसा के बाद का, वहां से लेके आप मान लीजिए 15वीं शताब्दी तक, 1500 तक, ये 3 से 4 बड़ी सभ्यताओं ने विश्व में अपना वर्चस्व रखा। यहां पर भारत ने, हिमालय के इस तरफ चीन ने, जापान भी अब जोड़ लीजिए, इधर की तरफ आप आ जाएं तो आपको दिखता है मिस्र। मध्य एशिया में विवाद होता रहा, ऑटोमन एम्पायर नाम की एक चीज थी, वो मजबूती के साथ समय के साथ विकसित हुई। और यूरोप में आप देखते हैं कि जो ग्रीस से कल्चर निकला वो विकसित हुआ। 15वीं शताब्दी के बाद आपको नजर आता है कि पूरा विश्व में इनके बीच की जो लड़ाइयां थी उसमें एक पड़ला ऊपर चल जाता है, और वो है यूरोप का पड़ला। और तभी आपको नजर आता है कि पूरे विश्व में क्या फैलता है? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। ये दरअसल इस प्रकार से आपको जानना है।
कायदे से जिसे आप आज की दुनिया मानते हैं ना, ये दुनिया दरअसल इसी की दुनिया है, ग्रीस वाली। जो यहां पर हुआ इसका प्रभाव आज भारत में है, इसका प्रभाव आज इंग्लैंड में है, इसका प्रभाव हर जगह है। इसीलिए जब कभी भी राजनीति समझाया जाता है तो सबसे पहले हम ग्रीस जाते हैं कि ग्रीस में इसको कैसे समझा जा रहा था। आज अब यही रहने दो, अब इसके आगे आप लोगों की क्षमता मुझे साफ दिख रही है, समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। शनि